Welcome everyone. Today we have with us Deepak Raghav. He's a very special guest, and why special? Because he himself is a farmer and he practices natural farming. And what is natural farming? We'll get into the digs of it and why it is different from organic farming. He is a direct student of Subhash Palekar, who's an Indian agriculturist and the Padma Shri awardee in 2016 for his work in natural farming. So Deepak himself is a holistic farm coach trainer and consultant with customized courses for urban and rural farmers, as well as he's the founder of Zero Budget Natural Farming Foundation. So welcome Deepak. नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, प्रणाम। तो दीपक जी, पहले हम शुरू करेंगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? जी, ये एक सत्य जानना मुझे लगता है बहुत आवश्यक हो गया है अब भारतवर्ष में सभी को, कि कुछ लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सब कुछ है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बम। जब कोई इस लाइन को सुनता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बम, तो उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है, वो ना एकदम एग्रेसिव हो जाता है और वो या तो अब्यूजिंग करने लग जाता है, या कोई अच्छा व्यक्ति होता है इंटेलेक्चुअल जिसने काफी अच्छा स्टडी किया है और जो साइकोलॉजी को समझता है, विज्ञान को समझता है, साइंस को समझता है, स्पिरिचुअलिज्म को समझता है, या जिसने पैरेलल स्टडी किया है, तो वो क्वेश्चन करता है। और मुझे लगता है कि किसी चीज का सॉल्यूशन है क्वेश्चन करना। जब कोई पूछता है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बम, क्या ऐसा क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जबकि लोग बाग ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पूरा सोचा समझा एक स्कैम है, एक कह सकते हैं कि एक प्रोपोगेंडा है जो कि भारत को नष्ट कर देगा, और हम उस पर नजर डालेंगे कैसे नष्ट करेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों फेसों को बराबर बराबर हम चीजों को लेते जाएंगे, ताकि लोगों को नेचुरल फार्मिंग भी समझ में आए और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति एक फील्ड पे खड़ा है, खेत पे खड़ा है, या एक व्यक्ति से बात कर रहा है, कैसे उसको पता पड़ सकता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। तो ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के कुछ पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी कुछ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं फील्ड से। जब आप किसी फील्ड पे जाएंगे, तो जो नेचुरल फार्मिंग करेगा तो उसके खेत में आपको बायो फेंसिंग मिलेगी। बायो फेंसिंग का मीन्स होता है कि जो बाउंड्री वॉल है किसी भी खेत की या फील्ड की या फार्म हाउस की या जहाँ पे भी वो फार्मिंग कर रहा है, उसके जो फेंसिंग है उसके ऊपर पेड़ मिलेगा, मतलब ट्री होगा, मतलब पूरा बायो फेंसिंग होगा उसके पास, मतलब बहुत सारे पेड़ होंगे, या तो आप कह सकते हैं फूड फॉरेस्ट होगा। उसका जो बाउंड्री वॉल है वो मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर अच्छे पेड़ होंगे, और वो पेड़ नेटिव हो सकते हैं या फ्रूट्स के हो सकते हैं, कोई कमर्शियल के लिए चंदन के पेड़ लगाते हैं या कुछ महोगनी इस तरह के पेड़ लगाते हैं। जैसे ही अगर आप ऑर्गेनिक वाले के खेत में जाएंगे तो आपको बायो फेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, है ना। कोई पेड़ नहीं मिलेगा, जस्ट वो सिंपल पड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकल फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं नेचुरल फार्मिंग पे दोबारा। जब नेचुरल फार्मिंग पे जब पेड़ होंगे, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे पक्षी भी होंगे, बहुत सारे पैरट्स होंगे, पीकॉक होंगे, बगुले होंगे, बहुत सारे होंगे। तो वहां पे ना एक अलग तरह का वाइब्रेशन होगा, एक अलग तरह का ऑरा होगा, एक अलग तरह की एनर्जी होगी, है ना। एक अलग तरह का मधुरता होगी, और ऐसा लगेगा कि भाई मुझे ना इस खेत में जाना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरा कंसेप्ट आते हैं, फिर अंदर की तरफ हम खेत में घुसते हैं। तो जैसे ही अगर आप नेचुरल फार्मिंग के खेत पे जाएंगे तो आपको मल्चिंग मिलेगी। मल्चिंग को बोलते हैं आच्छादन, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है जमीन को, जो हमारी लैंड है उसको ढक के रखना, उसको नग्न अवस्था में नहीं रखना। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे तो आपको मल्चिंग मिलेगी, लेकिन वो प्लास्टिक मल्चिंग मिलेगी, है ना। प्लास्टिक मल्चिंग क्या होता है कि जैसे ही भारतवर्ष में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री चला जाता है आजकल, तो जब सन की रेज उसके ऊपर गिरती है, क्योंकि प्लास्टिक हाइड्रोकेमिकल से बनी हुई है, तो हाइड्रोकेमिकल्स मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी पॉइजनस बन जाती है, और उससे फिर मतलब व्यक्ति को, खाने वाले को भी कैंसर होता है और किसान को भी कैंसर होता है। और उस जो प्लास्टिक है उसकी वैलिडिटी 2 साल होती है, उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में 40 से 50 हजार रुपये कंज्यूम होता है। जबकि नेचुरल फार्मिंग में आप जाएंगे तो उसमें भुस से मल्चिंग होगी, घास से मल्चिंग होगी,
है ना। कोई भी पत्तों से मल्चिंग होगी, मतलब मल्चिंग का मतलब उस जमीन को ढक के रखना, दूसरा चीज हो गया। तीसरा कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को, कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें आपको कभी भी मोनोक्रॉपिंग नहीं मिलेगी। उसमें कम से कम आपको 7 क्रॉप मिलेगी, 10 मिलेगी, 12 मिलेगी, 15 मिलेगी, 200 मिलेगी, 250 तक भी मिलेगी। बहुत बारे सारे लोग हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे चीजों को उगा रखा है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा कि वो केमिकल तो नहीं डालेंगे, धान धान उगा देंगे, गेहूं गेहूं उगा देंगे, चना चना उगा देंगे, कोई भी मोनोक्रॉपिंग करेंगे। लेकिन वो कहेंगे कि भाई हम ना इसमें केमिकल नहीं डालते, हम इसमें केमिकल डालते हैं लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल डालते हैं। हम डीएपी डालते हैं लेकिन बायो डीएपी डालते हैं। हम यूरिया डालते हैं लेकिन बायो यूरिया डालते हैं। भाई यूरिया और बायो यूरिया में क्या अंतर है कि भाई यूरिया में तो केमिकल है, बायो यूरिया में केमिकल नहीं है, ऐसा उनका कहना होता है। आप पूछ सकते हैं, अगर मेरी बात मिथ्या लग रही है तो आपको जांच करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, 100 लोगों से बात करें फिर आपको पता पड़ेगा। तो हमारे नेचुरल फार्मिंग में मोनोक्रॉपिंग इज द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोनोक्रॉपिंग कर रहा है और एक व्यक्ति स्लेटर हाउस में काम कर रहा है, तो उन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा सजा का अधिकारी होना चाहिए? तो जो मोनोक्रॉपिंग कर रहा है। तो मोनोक्रॉपिंग से अगर कोई डेंजरस कोई काम इससे संपूर्ण पृथ्वी और पूरे विश्व में नहीं हो सकता। तो मोनोक्रॉपिंग इतना खतरनाक है, बाद में तो चर्चा करेंगे कि क्यों इतना खतरनाक है। जी ये मोनोक्रॉपिंग क्या सॉइल को और खराब करता है अगर उसी कोई उगाते जा रहे हैं तो? जी जी, मोनोक्रॉपिंग सॉइल खराब करता है। क्यों खराब करता है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि गेहूं अगर हम लगाएंगे या कोई भी चीज लगाएंगे, तो जो वो गेहूं लगाएंगे, जो सिंगल फार्मिंग करेंगे, तो वो जमीन से सारी चीजों को खींच लेता है, सारे पोषक तत्व तो खींच लेता है और जमीन को बंजर कर देता है। तो जमीन को ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, इस चीज को मैं एहसास करता हूँ। लेकिन जब हम मोनोकॉट के साथ डाइकॉट लगाते हैं, हिंदी में एक दल के साथ 2 दल लगाते हैं, तो एक दल क्या होता है खींचने का काम करता है और 2 दल वाला डाइकॉट है वो देने का काम करता है। तो क्या है, नेचर में बैलेंस बना रहता है और यही एक वे है फार्मिंग करने का। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, प्लास्टिक मल्चिंग करेंगे, प्लास्टिक मल्चिंग करने के साथ साथ वो क्या है मोनोक्रॉपिंग करेंगे। लेकिन डीएपी की जगह मोनो बायो डीएपी डालेंगे, यूरिया की जगह बायो यूरिया डाल देंगे, फर्टिलाइजर की तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल देंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और हमारा ये भी देखा गया है कि ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक कोई फार्मिंग करता है, जो व्यक्ति 20 साल में सुसाइड करता है वो 5 साल में सुसाइड कर लेगा, क्योंकि वो ना एक पूरा प्रोपोगंडा है। और इस प्रोपोगंडा को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो समझ सकते हैं कि भाई कोरोना एक प्रोपोगंडा है ना, कोरोना एक स्कैम है, जो कि भाई न्यूयॉर्क में इवेंट 2021 हुआ था, उसमें डिजाइन हुआ था, बल्कि 2014-16 में ही उसके ट्रायल हो गए थे, फिर यहाँ पे 2020 और 21 में चालू हुआ। उसके 5-6 साल पहले ही पेटेंट और ट्रायल हो चुके थे। जो व्यक्ति ये समझ सकता है कि कोरोना एक प्रोपोगंडा स्कैम है, वही समझ सकता है कि ऑर्गेनिक एक स्कैम है या प्रोपोगंडा है, नहीं तो ऐसे समझने आने वाला नहीं है, क्योंकि एक बहुत गहरा विषय है। अब नेचुरल फार्मिंग की बात हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, हम गौ आधारित कृषि करते हैं, हम गाय का गोबर यूज करते हैं, भैंस का नहीं यूज करते। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, आदमी भैंस का, तोते का, बकरी का, लीद का, घोड़े का, सबका यूज करता है ना, ह्यूमन वेस्ट यूज करता है, लेकिन हम नहीं करते। बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे केमिकल हैं, मेरे ख्याल से 2 लाख से भी ज्यादा केमिकल है, जिनको खेती में डालने से फार्मिंग हो सकती है, इंजेक्शन से हो सकती है, जेनेटिकल, एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक, यौगिक फार्मिंग, कार्बन फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग, पर्माकल्चर, दुनिया भर के नाम आते जा रहे हैं, होलिस्टिक फार्मिंग, दुनिया भर के नाम आते जा रहे हैं। लेकिन ये जैसे कर कोई ह्यूमन बेस से फार्मिंग करेगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसा हम केमिकल डालते हैं ना, उसके हिसाब से जो सीड्स होता है उसकी मेमोरी बनती है, उसके थॉट्स बनता है, उसके बिहेवियर बनता है, उसकी विचार बनते हैं। जैसा व्यक्ति अनाज खाता है उस तरीके से उसके आइडियोलॉजी, उसके थॉट्स और उसके बिहेवियर आते हैं। तो 3 चीजें होती है, सात्विक, रासिक, तामसिक। जब कोई व्यक्ति इस तरह का फूड खाता है जो कि ह्यूमन बेस से उत्पन्न हुआ है, तो उस व्यक्ति के जो विचार है वो तामसिक हो जाते हैं, और तामसिक विचार होने के बाद वो व्यक्ति सिर्फ लव, सेक्स और धोखा, है ना, वो तीनों चीजों में ही पड़ा रहता है, उससे कभी निकल ही नहीं सकता, है ना। वो लस्ट में डूबा रहेगा, उसको सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाएगा, चिड़चिड़ापन फील करेगा, हरास फील करेगा, और लगेगा किसी ने मेरे को चीट कर दिया, हाइपर हो गया, सुसाइड कर लिया, नस काट ली, है ना, किसी का रेप कर दिया, दारू पी ली, ये सब क्या है ना। तो ये क्या देता है, अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन वेस्ट से फार्मिंग करता है या दूसरी चीजों से करता है, कह रहे नहीं जी हम तो बकरी का लीद यूज करते हैं, तो बकरी का नेचर आपको पढ़ना पड़ेगा कि बकरी के अंदर ना अहंकार बहुत होता है। जब सनातन संस्कृति में भगवत गीता, भागवतम, रामायण और भी शास्त्र उनको पढ़ेंगे, फार्मिंग के लिए मैं मना नहीं कर रहा, कबूतर की लीद जो वो है उससे भी हो जाएगी, सबसे हो जाएगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है उसका उसमें आएगा, और उसमें आएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इफेक्ट करेगा, है ना। तो
ऐसे ही रासिक फूड होता है, जिसको रासिक फूड करने के बाद क्या होता है, किंग टाइप लिविंग। किंग टाइप लिविंग का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति में अहंकार आ जाना, वो सोच नहीं पाएगा, है ना, उसको ये आएगा भाई भाई मैं और कुछ नहीं, और दुनिया सब खत्म, मुझे पैसा चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए, इससे रिलेशन भी खराब होते हैं। और ये एक तरह से जैसे डिजिटल हमारे को स्लेब बनाता जा रहा है ना, ऐसे ही ये फूड बहुत डेंजरस है ना। तो हम बात करते हैं सात्विक फूड की, नेचुरल फार्मिंग की, गो आधारित कृषि की। और जब कोई व्यक्ति गो आधारित कृषि करता है तो उसको सात्विक फूड बोलते हैं, और उसके व्यक्ति के अंदर जो विचार हैं, जो आइडिया हैं, वो सात्विक आते हैं। जैसे साधु संत हैं, योगी लोग हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, जो राष्ट्रवादी है, जो समाजवादी है, जो विश्व स्तर पे काम करते हैं ना। वो बात अलग है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को कैसे उपयोग करे। तो ये है नेचुरल फार्मिंग, और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जितने भी भारतवर्ष में क्राइम, मारा मारी, बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड, ये तो सब रोग हैं तामसिक वाले, है ना। और जो राजसिक रोग क्या है, राजसिक रोग कि जो बहुत अहंकार आ रखा है, अब मैं दिख रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ये सब मतलब किंग टाइप लिविंग है ना, उसको हमेशा ये सोच रहता है भाई मुझे ये गाड़ी लेनी है, पड़ोसी ने ये गाड़ी ले ली तो मुझे ये गाड़ी लेनी है, उसको कंप्लीट करना है, वो आगे निकल गया तो उसको मारना है, उसकी प्लानिंग करनी है। ये राजसिक फूड देता है एक तरह की, है ना। तो ये सब बहुत सूक्ष्म गेम है, इसको इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता। सात्विक फार्मिंग में हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, और कंपेयर मतलब बैलेंस की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, और जो हमारा पंच तत्व है, जैसे पंच महाभूत से जो पृथ्वी बनी हुई है, उसको हम असिस्ट करने की बात करते हैं, उसकी हेल्प करने की बात करते हैं, उसको बैलेंस, उसको सुरक्षित रखने की बात करते हैं, साफ रखने की बात करते हैं। तो ये है नेचुरल फार्मिंग, गौ तो आधारित कृषि, है ना। ये आप जो बता रहे हो, ये बेसिकली सीड्स की मेमोरी के बेसिस पे आप क्या डाल रहे हो, कौन सा टाइप का खाद डाल रहे हो, उसके बेसिस पे वैसा इफेक्ट होता है जी जी आदमी के बिहेवियर पे जो खा रहा है उसे। जी जी, एक पॉइंट और इसमें रह गया है। तो तीन तरह के बीज होते हैं, एक बीज होता है जीएमओ, एक होता है हाइब्रिड, एक होता है नेचुरल। नेचुरल सीड्स को बोलते हैं नेटिव सीड्स बोलते हैं, कोई ओपन पॉलिनेटेड बोलता है, कोई स्थानीय स्वदेशी बीज बोलता है, या स्वदेशी बीज बोलता है। तो नेचुरल फार्मिंग में बीज कौन से यूज होते हैं, नेटिव सीड यूज होते हैं, ओपन पॉलिनेटेड सीड्स उपयोग होते हैं, है ना, देसी या देसी नहीं स्वदेशी बीज उपयोग होते हैं। जबकि कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है या केमिकल फार्मिंग करता है, तो वो हाइब्रिड बीजों का उपयोग करता है, और जीएमओ सीड को उपयोग करता है। तो हाइब्रिड बीजों को हम बोलते हैं कि नपुंसक या डेमन सीड्स बोलते हैं, है ना। ये क्या है, आदमी के ह्यूमन की साइकोलॉजी को, बिहेवियर को, आइडिया को कंट्रोल करने के लिए लेके आए हुए हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें हाइब्रिड बीज एंटर किए थे। अभी 2021 में लॉकडाउन में लगाया तो जीएमओ बीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी मैं 3 दिन पहले देख रहा था, यूरोपियन यूनियन ने मतलब 21 कंट्रियों ने जीएमओ को अपने एंटर कर लिया, है ना। तो ये सारे ऐसे ही वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हमारे भारतवर्ष में प्रोपोगेंडा हुआ, हाइब्रिड बीज हुआ। आपको मैं और बताना चाहता हूँ एक चीज जी। और सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए जिनको जीएमओ का फुल फॉर्म नहीं पता है। हम्म। अभी इस पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो हाइब्रिड सीड्स है ना, कोई भी हाइब्रिड सीड्स बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल के नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या होता है, जो हाइब्रिड सीड्स होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, और कुक करेंगे तो कुक भी ढंग से नहीं होता है। इसीलिए वो क्या करता है कि हर किसी भारतवर्ष में 140 करोड़ जनसंख्या में से 139 करोड़ लोग, यानी कि 99% लोग हाइब्रिड सीड खा रहे हैं। उनको गैस की समस्या है, उनको कब्ज की समस्या है, उनको डाइजेशन का इशू है, सबको बवासीर हो रखी है। बवासीर को बोलते मतलब इंग्लिश में कहेंगे कि पाइल्स की समस्या हो रखी है। ये पूरा प्री प्लान्ड है, सबको मोटा फैट मतलब पेट मतलब बाहर निकल गया है, ये सारा प्री प्लान्ड है। जिस व्यक्ति ने हाइब्रिड सीड को बनाया उसी का सारा हॉस्पिटल का इंडस्ट्री चल रहा है, उसी का सारा मेडिकल का इंडस्ट्री चल रहा है ना। जो फूड पे कंट्रोल करना चाहता है वो मेडिकल पे कंट्रोल करना चाहता है। पूरा पूरा एक ना मतलब मिला जुला सब कुछ एक प्रोपोर्शनल ये में चल रहा है ना। ये तो वैसे ही हुआ ना कि तो खिलाओगे भी आप और ट्रीट भी आप ही करोगे। हाँ, ट्रीट भी आप करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं उनको पता है कि इसके बाद होने वाला क्या है, वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चल रहे हैं, और उसके बाद उनकी साइकोलॉजी पर, उनके थॉट्स पर वो क्या सोचेंगे उनको पता है। तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी बनाते जा रहे हैं, तैयार भी करते जा रहे हैं, नई नई कारों में फंसाते जा रहे हैं। एक आदमी जीवन भर कमाएगा, 50 लाख कमाएगा, उसकी एक कार ले लेगा, टीन का डब्बा, उसकी लाइफ खत्म, है ना। तो ये पूरा प्रोपोगेंडा पैरेलल में चल रहा है। अब आते हैं जीएमओ के ऊपर। जीएमओ का एक डायरेक्ट रिलेशन है आईवीएफ हॉस्पिटल से। जो फार्मा इंडस्ट्री है वो पूरे विश्व में आईवीएफ हॉस्पिटल खोलना चाहती है लोगों को, क्योंकि जीएमओ जो व्यक्ति खाता है जेनेटिकल मॉडिफाइड होता है। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रही है ना, जेनेटिक फूड आ रहे हैं, बायोटिक फूड आ रहे हैं।
ये क्या करता है कि एक व्यक्ति में वीर्य नहीं बन मतलब खाने के बाद उसमें ब्लड भी नहीं बनता, वीर्य भी नहीं बनता। जब व्यक्ति में वीर्य नहीं बनता तो किसी के साथ संसर्ग नहीं कर सकता, या मतलब किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। रिलेशन नहीं बना सकता, नहीं तो महिला बना सकती, ना पुरुष बना सकती, क्योंकि ये ताकत खत्म हो गई। जब ये ताकत खत्म हो गई तो व्यक्ति को बच्चा चाहिए तो आईवीएफ हॉस्पिटल में जाएगा। पहला तो ये हो गया कि उनका ये टारगेट है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एक नाम है, इसके बारे में सबको पढ़ना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, सबको समझना चाहिए। मिशन डिपॉपुलेशन 2030 क्या है, एजेंडा 2030 क्या है, आईएमएफ की पॉलिसी क्या है, नासा 2045 क्या है, 245 को उनका प्लानिंग क्या है। तो है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा, तब वो जाके जेनेटिकल मॉडिफाइड को सीड्स को समझ सकते हैं। उनका प्लानिंग ये है कि भाई पूरा ह्यूमन को हर तरीके से, चाहे वो सोच रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, क्या देखेगा, क्या खाएगा, पिएगा, सबको कंट्रोल करना, उसके विचारों को कंट्रोल करना। जैसे कोई व्यक्ति आजकल कोई गलत काम कर रहा है तो कभी उसके दिमाग में आइडिया आ सकता है 40 साल में कि यार मैं गलत कर रहा था, लेकिन जो जेनेटिकल सीड्स खाएगा वो कभी सोच ही नहीं सकता, वो सिर्फ रोबोट की तरह काम करेगा, है ना। पूरी के पूरी तरीके से वो मशीनों पे निर्भर हो जाएगा या इतना कमजोर हो जाएगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कर रहे थे कि 2030 के बाद 2030 से पहले भी 2025 से 30 के बीच में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि किसी भी जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है किसी भी कंट्री का, उस पर खड़ा हो पाए। इस एक व्यक्ति के अंदर इतना स्टेमिना, इतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि वो वहां पे खड़ा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने प्लान बना दिया कि हम बाउंड्री लेस बनाना चाहते हैं, एक विश्व, एक करेंसी, सब कुछ एक। उस पर उन्होंने काम चालू कर दिया, क्योंकि लोग बाग उनका प्लान चल रहा है कि ये सब खत्म, सिर्फ मशीनें उनको उठाएंगी उठाएंगी, और लोग बाग ज्यादा चाहिए नहीं। इतने जो कूड़ा हो रहा है उसमें से 20 करोड़ लोग चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए काम करने के लिए, इतना कूड़ा करकट चाहिए नहीं, इनको साइड करो। वो एक अलग प्लानिंग है। लेकिन ये प्लानिंग हो कैसे रही है? ये हो रही है जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड से। जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड खाएगा उसका सब कुछ खत्म। वो जितना कमाएगा आईबीएस हॉस्पिटल में देके जाएगा, और आईबीएफ हॉस्पिटल में जाके उनके अंदर दूसरे जैसे आज सीमेंट का एक बैंक बन गया है, सीमेंट का एक इंडस्ट्री बन गया है, जो गांव में सब सीमेंट लगा लगा के बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं। सेम आजकल महिला में हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो आईवीएफ हॉस्पिटल में लाइन लगती है। आपका अगर नंबर लेने जाएंगे 5 साल में नंबर नहीं आएगा आपका। अगर अभी नंबर लेने जाएंगे 2025 में नंबर आएगा। ये हालात है दिल्ली के, ये हालात है जीएमओ फूड के। तो जीएमओ फूड को तो ये डेमोन जो बोलते हैं। ये जो जीएमओ सीड्स है ये अभी हर जगह सप्लाई किए जा रहे हैं, हाइब्रिड भी चालू और जीएमओ भी चालू है। देखो, जीएमओ तो पहुंच चुका है हमारे भारत की 90% जनता के पास। 90% जनता के पास अगर 140 करोड़ जनसंख्या हम कंसीडर कर ले तो 138.5 आप कह सकते हैं, इतने लोग हाइब्रिड सीड खा रहे हैं। लेकिन जीएमओ कितने लोगों तक पहुंचा है? जीएमओ भी ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचा है, 44% तक पहुंच चुका है जीएमओ, है ना। और जहां जहां जीएमओ पहुंच रहा है वहां वहां आईबीएफ हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अगर आप आज गूगल करके देखेंगे कि आईबीएफ हॉस्पिटल कहाँ है, हर मेट्रो सिटी में आईवीएफ हॉस्पिटल है, हर मेट्रो सिटी में। इसका मतलब वहाँ जीएमओ पहुंच गया। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वहाँ जीएमओ पहुंच गया नहीं पहुंच गया? आईवीएफ हॉस्पिटल देख लीजिए, अगर आपके पास में खुल रहा है, उसकी दवाइयां मिल रही है, तो आप जीएमओ फूड खा रहे हैं और आपकी सारी शक्तियां खत्म हो गई है, और आपके बच्चे भी वो चल फिर नहीं पाएंगे। आपने उनको भी क्या बना दिया ये तो आप ही जानते हैं। तो ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है, और जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड बिना पेस्ट मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। वो पूरा प्लान है कि भाई इसके बाद ये रोग आएगा, ये रोग आएगा, ये बीमारी आएगा। तो एक करोड़ों अरब रुपए का मार्केट पेस्ट मैनेजमेंट का है, फिर सीड का है। और दूसरी बात मैं एक चीज बताना भूल गया कि नेटिव सीड से आप सीड से सीड बना सकते हैं, है ना, और हाइब्रिड सीड से आप सीड नहीं बना सकते। इसका मतलब वो डिपॉपुलेशन के लिए लेके आ गया है कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उसके अंदर इतनी शक्ति ना रहे। लेकिन कुछ लोग गाय के गोबर से खेती करते थे, तो वो क्या करता था कि जो गाय का गोबर होता है ना, वो जेनेटिक भी चेंज कर देता है सीड्स में, दोबारा पावर आने लगती है। इसीलिए वो जीएमओ लेके आए। तो जीएमओ तो ऐसा है कि वो बिल्कुल ही पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा। और जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, और आपके ये सारी की सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज पे लगी हुई है कि हम कैसे पूरे विश्व पे कंट्रोल करें, है ना। और विश्व पे कंट्रोल करने का सबसे एक अच्छा तरीका है फूड पे कंट्रोल करो। फूड पे कंट्रोल हो गया तो लोगों के आइडिया पे कंट्रोल हो जाएगा, हम सब चीज पे कंट्रोल करेंगे। तो पूरे विश्व को फूड के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जेनेटिकल मॉडिफाई जो सीड्स है वो एक अहम भूमिका निभा रहा है। और जीएम फूड, जैसे जीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैक्सीन, है ना। भाई अगर उसको चलना है, फिरना है, घूमना है, तो क्या करना चाहिए? उसको वैक्सीन लगेगा। तो एक अरबों रुपए का मार्केट खड़ा होने वाला है, अभी हो चुका है। 2021 के बाद आप देखेंगे
21 के एंड और 22 के एंड में सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है वैक्सीन का, क्योंकि आदमी को क्या है, वो वैक्सीन से ही चलेगा। जैसे जिस तरीके से जीएमओ फूड या हाइब्रिड अनाज को आप बिना केमिकल के नहीं उगा सकते, जो व्यक्ति जीएमओ सीड खाता था वो बिना वैक्सीन के चल ही नहीं सकता। वो पूरा प्लानिंग हो चुका है ना। तो हम इतने बड़े गड्ढे में जा चुके हैं, और उससे निकलने का एक ही तरीका है कि हम गाय को पालें, नेचुरल फार्मिंग करें और प्राकृतिक खेती करें। हम अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। और ये फ्लैट आपके काम आने वाले नहीं है। फ्लैट में कबूतर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा जब आप ही ब्रेड खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो सोचने सही वाली बात है। बात है ये। तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है जहां पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लोग नंबर्स में बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अभी छोटी मार्केट है ना, देखा है तो उतनी बड़ी नहीं जितनी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग जो चल रही है, जिसमें पहले से पेस्टिसाइड और सब यूज हो रहे हैं। अब उसमें आपने क्या क्या इफेक्ट्स देखे जो फार्मर्स के साथ हुआ है? जैसे एक अच्छा। बात मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो महाराष्ट्र चाकन में रहता है, उसका खुद का फार्म है। तो हम लोग गेहूं के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक कंपनी मॉन्सांटो करके जो राउंड अप करके हर्बिसाइड है जो सप्लाई करती है, अब वो बोल रहा था कि काफी लोगों को वहां कैंसर हो रहा है, जो फार्मर्स है या फार्मर्स के बच्चे। तो आपने ऐसा कुछ कुछ एक्सपीरियंस किया है? तो मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल फार्मिंग ने जो है किसानों का क्या नुकसान किया और वो क्यों मजबूर हो गया है कि वो इस पे आए। तो अगर एक व्यक्ति अगर आप देखेंगे, किसी भी गांव में चले जाइए, है ना, पूरे भारत के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी व्यक्ति के पास ऐसा हो सकता है कि अनाज खाने के लिए ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके घर में दवाई ना हो। दवाइयों से फुल है उसका घर। आप उससे बोलेंगे ना भाई गुड़ मिलेगा, कहेगा खत्म हो गया। चीनी मिलेगा, खत्म हो गया। कहेगा भाई आटा मिलेगा, खत्म हो गया। लेकिन उससे कहोगे ना गोली है आपके पास, मेरे को फीवर आ रहा है, तुरंत निकाल के दे देगा। पूरा घर उसका पैक हो गया है उसका। तो कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं उन लोगों ने कहा है कि भाई देखो तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन आपके पास दवाई है ना। तो उनको लगा कि कुछ तो हमसे गलत हुआ है। जब उन्होंने देखा कि गलत हुआ है, दूसरी बात, लोग जो उनके दादा परदादा हैं किसानों के, कभी किसी का चश्मा नहीं चढ़ा, कभी किसी के इस तरह की समस्या नहीं हुई कि इसको आईवीएफ हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, कभी किसी को शुगर नहीं हुआ, कभी किसी को बीपी नहीं हुआ, कैंसर तो कभी सुना ही नहीं उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि उनके सराउंडिंग में इस तरह की समस्या हो रही है ना। और तो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, मैंने इसमें एक चीज और गहन तरीके से देखी है कि जो लोग डीएपी यूरिया यूज कर रहे थे तब तक तो हालात ज्यादा खराब नहीं थे, सामान्य थे। लेकिन जैसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया गया पेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे कि भाई पेस्ट मैनेजमेंट है, कीड़ा आ गया, ये आ गया, जबकि इतना होता नहीं है जितना उसमें शोर शराबा मचाया जाता है। तो फिर जैसे ही उन्होंने पेस्ट मैनेजमेंट को करना चालू किया और पेस्ट की छिड़कने की होड़ इतनी हो गई कि लोगों ने ऐसे ऐसे पेस्ट करने स्टार्ट कर दिए कि मेरठ में सुनने में आया कि एक बच्चे ने गन्ना खाया, वो मर गया। गांव वालों ने उस किसान को मार दिया और उसके ईख में आग लगा दी। ऐसा हमने देखा अभी महेंद्रगढ़ में 4 दिन पहले कि एक बैल था हमारे बैठा था, हमने देखा। हम 4 घंटे के लिए किसी अपने मित्र के पास मिलने के लिए गए, आके देखा तो बैल मरा हुआ देखा और उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे। तो हमने पता किया भाई ये बैल क्यों मर गया, तो हमने देखा कि वो किसी खेत में चरने चला गया था, और जिस खेत में वो चरने के लिए गया था उसमें कोई पेस्ट की दवाई छिड़कने के लिए गया है। जब किसान ने इतने डेंजरस पेस्ट लगाने चालू कर दिए कि सांप मर गया, चिड़िया मर गई, केंचुए मर गए, आसपास के बच्चे को बीमारी होने लगी, उनको बीमारी होने लग गई, उनके जो बैल हैं उनके पशु बीमार होने लग गए, और वजह से जमीन बिक गई, तब लोगों को समझ में आया कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है ना। और फिर पेस्ट मैनेजमेंट से भी आदमी मतलब ठीक है, आदमी को बीपी कैंसर ही हो रहा था। जैसे ही फिर वीड के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। वीड एक्चुअली कोई भारतवर्ष में वीड है नहीं। भारतवर्ष में मुश्किल से 2-3 तरह के वीड होंगे, नहीं तो वो भी नहीं होंगे। वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में जो वीड्स हमारे भारतवर्ष में से पहले 1960 से पहले पूरे भारतवर्ष में वीड था ही नहीं। सारे की सारी जड़ी बूटियां थी जिसको पतंजलि बेच के आज करोड़पति अरबपति बन गया है। वीड नहीं है, वीड इज मेडिसिन, वीड इज फ्यूचर मेडिसिन। ये लोग को समझने की बात है। हम इस पे प्रचार भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने वीड को करना चालू किया तो फिर क्या है कि जो भोजन था वो खोखला बन गया। अब जैसे आरओ पानी है, पहले पानी पीते थे तो वो कुछ देता था, अब आरओ पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो है उसमें से ही ले लेता है। जैसे ही हमने वीड को छिड़कना चालू किया तो वो जो भोजन है ना, वो दिखने में तो गेहूं लग रहा है लेकिन खोखला हो चुका है, क्योंकि डीएपी डाला, यूरिया डाला, फिर पेस्ट डाला, फिर वीडीसाइड डाल दिया, तो अब सब कुछ उसमें खत्म हो गया। उसके बाद
इतनी तेज चाकी में खत्म हो गया, और चाकी के बाद फिर उस पे रखा, गैस पे रखा, तो वो जो रोटी आप खा रहे हैं वो पॉइजनस रोटी खा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति पॉइजनस रोटी खाता है ना, तो वो शरीर को फुला देता है, शरीर को फुला देता है। इसीलिए भारतवर्ष में इतने के सारे लोग मोटापे के शिकार बनते जा रहे हैं। तो ये ना पूरा प्री प्लान्ड है एकदम। ऐसा नहीं कि आदमी मोटा हो रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, घूमता फिरता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पूरा प्री प्लान्ड है कि भाई ऐसे करके ये खाएगा, ऐसे करके होगा, ऐसे बीमार पड़ेगा, और इतना ये पतले होने के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और उनसे फिर पैसा ले लेंगे। पहले लोगों को मोटा कर दो, फिर पतले के मतलब चूस लो उसको। तो किसानों ने देखा कि उनका जो इनकम हो रहा है, जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो उनको सिखाता हूँ कि भाई जो उनकी इनकम है, जैसे उन्होंने एक एक साल में, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, वो किसान 2,000 रुपये कमाता है एक साल में। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, किसान एक साल में 2,000 रुपये कमाता है। अब जब वो व्यक्ति 2,000 रुपये कमाता है, तो उसमें से हमने देखा कि 800 से 900 रुपये तो वो डॉक्टर को दे देता है। अब बचे कितने? 1,100 रुपये। एक व्यक्ति 1,100 रुपये में कैसे सर्वाइव करेगा? ये भारत के किसान की सच्चाई है ना। हम्म। फिर वो पशु से दूध दूध बेच लेता है तो थोड़ा बच जाता है, नहीं तो ये डेंजरस उसमें बच चुका है। सही बात है, सही बात है। अब अभी इसी विषय पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे वीट की हम लोग बात कर रहे थे, वैसे ही शुगर केन का इधर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो शुगर केन यहाँ पे एक अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का। बट वही फार्मर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो लोग शुगर केन उगा तो रहे, बट उसी सॉइल में, उसी खेती में वो लोग उगाते जा रहे हैं, जिससे सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है। और शुगर केन उगाने में चक्कर क्या हो रहा है कि पानी की जरूरत ज्यादा लगती है। तो आपको क्या लगता है, अगर किसको ये करना ही है तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है? तो पहले तो जो सनातन संस्कृति के बाद से जो साइंस है, जो विज्ञान है, खेती कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। खेती इतना भारी भरकम विज्ञान है, जितनी मेहनत एक नासा के साइंटिस्ट को लगती है ना, मतलब कोई मिसाइल बनाने में कुछ चीजों को मिला जाते हैं, उससे भी ज्यादा गहरा विज्ञान है कृषि। लोग बाग ना ऐसे इसको इजीली ले लेते हैं कि भाई ऐसे ही है, लेकिन कृषि को मुझे लगता है कि कृषि का कोई कोर्स होना चाहिए, 10 साल या 25 साल का कोर्स होना चाहिए, तब तो कहीं जाके कोई व्यक्ति समझ सकता है कृषि को। इतना इजी टास्क नहीं है ना। IIT IIM का भी बंदा इसको समझना चाहता है तो उसको भी 10 साल लग जाएंगे कृषि को समझना। इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है साइकोलॉजिकल ब्रेन के लेवल पे, कि जिसका मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। पूरा एक तंत्र है। तो प्रश्न पे आते हैं दोबारा से कि भाई जो है, तो सिंगल फार्मिंग तो पहले करनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमारे गुरुजी ने मतलब मॉडल बनाए। अगर कोई व्यक्ति गन्ना लगाता है, गन्ना लगाए, 8 फीट की जगह छोड़े, 10 फीट की जगह जोड़े, हल्दी लगा दे, गन्ना के बीच में धनिया लगा दे। तो धनिया क्या होता है? 2 दिल होता है, मतलब मैंने बताया था ना, मोनोकोट डाइकोट। तो इससे क्या होगा कि कुछ वो लेगा और लेगा। और दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में, जिस भी स्टेट में गन्ना होता है, तो उसमें एक जड़ी बूटी पाई जाती है जो कि फ्री में, जिसको बोलते हैं अकरकरा। अकरकरा एक मेडिसिन होती है जो गन्ना में खरपतवार के रूप में फ्री में पाई जाती है, और जिसकी मार्केट कॉस्टिंग 25,000 रुपए केजी से लेकर 2 लाख रुपए पर केजी तक है। लोग बाग क्या करते हैं? उसको जला देते हैं। ये भारत की स्थिति बता रहा हूँ। और जो गन्ना जिसकी कॉस्टिंग 2-4 रुपए है, उसको बेच रहे हैं। ये हालत हो रही है। तो मतलब ज्ञान की एक कमी है, सोचने की, समझने की एक कमी है, इंफॉर्मेशन की एक कमी है, जो कि साइंटिस्ट और गवर्नमेंट तो कभी बताएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो खैर उनकी तो अलग ही प्लानिंग होती है ना। तो इसमें क्या है? अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस की आवश्यकता है तो फिर वो गन्ना लगा रहे हैं, गन्ने के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ के हल्दी लगाएं, और उसी के बीच में थोड़ा थोड़ा मेथी लगा दी, धनिया लगा दिया, करकरा लगा दिया। और ऐसा नहीं है ऐसे ही यूं करके फेंक देंगे ना तो भी हो जाएगा। उससे एटलीस्ट आपको फायदा भी होगा, है ना। और फायदा नहीं होगा तो आपकी जो भूमि है ना, और जो मल्चिंग है, क्योंकि गन्ने में मल्चिंग कैसे होगी? धनिया के बीज डाल दीजिए, मल्चिंग का काम करेंगे। मेथी के बीज डाल दीजिए, मल्चिंग का काम करेंगे। थोड़ा गेंदा छिड़क दीजिए, मल्चिंग का काम करेंगे। और बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ के हल्दी बो दीजिए, है ना। तो मतलब वो मोनोक्रॉपिंग नहीं होगी, है ना। एटलीस्ट कुछ कोई लेगा देगा। हल्दी के जो पत्ते निकलेंगे वो मल्चिंग के लिए काम आ जाएंगे। दोनों एक एक साल की फसलें हैं, वो भी एक फायदा है। गन्ना भी 3 साल तक होता रहेगा, हल्दी भी 3 साल तक होते रहेगी, इनकम भी अच्छी होगी। और जो उसके ऊपर जो छिलका होता है गन्ने के ऊपर, वो मल्चिंग का काम कर देता है, लेकिन लोग बाग इसमें आग लगा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक प्लानिंग की कमी है, एक कम्युनिकेशन या एक इंफॉर्मेशन की कमी है। अगर उनको अगर वो जिज्ञासा करें, किसान अगर कोई जिज्ञासा करे, तो देने वाले भी बहुत हैं। और कहीं ना कहीं जिज्ञासा की थोड़ी कमी आई है। जिज्ञासा की कमी इसीलिए आई है
क्योंकि भारतवर्ष में लोगों को बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी छैनी और दुनिया भर की चीजों गलत चीजों से करने से ही समय नहीं मिलता। वो खेती को इतना इजी ले रहे हैं कि भाई दारू भी पियेंगे खेती भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप खेती करना चाह रहे हैं तो बी प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल रहते हैं भाई, काम की जगह काम, 8 घंटे काम तो काम। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसान फार्मिंग को एकदम प्रोफेशनल तरीके से कहे कि भाई फार्मिंग का मतलब फार्मिंग है, ऐसा नहीं है मैं दारू पी के पानी लगाने जा रहा हूँ। मतलब प्रॉपर एक एडिकेट से मतलब एक नियम के हिसाब से फार्मिंग करेगा कि भाई मेरे को गुटखा खा के नहीं जाना है ना, मैं ऑफिस में गुटखा नहीं खा सकता, आप खेती कर रहे हैं तो गुटखा नहीं खा सकते। एक डिसिप्लिन में रहेंगे है ना, तब जाके वो फार्मिंग होगी है ना। लेकिन लोग बागों ने क्या सोच रखा है कि भाई ये तो ऐसा ही है, और जब जब आप किसी को इजीली लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो और ऐसा नहीं है किसान नहीं कर रहे, गन्ने के साथ लोग बाग, मैंने बहुत सारे मॉडल देखे हैं और हमने किया भी है, गन्ने के साथ हम हल्दी ले रहे हैं है ना, और मेथी भी, ये सारे बीज लगा रखे हैं। और हमने क्या करा था, लौकी के कुछ तोरई के बीज डाल दिए थे गन्ने में, तो हमने देखा हमारे को बहुत सारी तोरई भी मिल गई, वो उससे ऐसे पेड़ पे चढ़ गई। अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि भाई गन्ने के साथ क्या काली मिर्च हो सकती है ना। मतलब ऐसे कुछ प्रयास करते नहीं चाहिए कि भाई क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावना है, इसमें क्या हो जाएगा है ना, क्या कोई बेलवर्गीय कुछ चीज हो जाएगी। अगर कोई बेलवर्गीय चीज हो गई उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सर होता है। जितने भी दलहन, मतलब जिस दलहन जो खाते हैं हम है ना, दालें, जितने भी जिसका बेल होती है, वो सारे नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं और कार्बन भी देते हैं आपको साथ में, और मल्चिंग का काम भी करते हैं। तो ये सारी चीजें गन्ने के साथ लग सकती है। बस प्रश्न ये है कि आदमी एक इनोवेटिव कुछ करने का सोचे, तो सोचेगा तो मिलेगा। लेकिन सोचेंगे नहीं, आप इजी टास्क में लेंगे, हल्के में लेंगे है ना, तो नहीं हो पाएगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा जी। हाँ, आपका पॉइंट एकदम सही है। एक्चुअली क्या है कि जैसे शुगर केन का सीजन आता है, सारे फार्मर्स उस एक स्पेसिफिक एरिया में सभी शुगर केन बनाना शुरू कर रहे हैं। एक बार बनाना शुरू कर रहे हैं, सप्लाई करते वक्त उनको प्राइस भी उतना मिलता नहीं है, और वहां पे उनका हम्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो वो कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि अच्छा चलो हम ये चीज भी ट्राई करते, क्योंकि उनके पास पहले ही कैश का या पैसे की कमी हो जाती है। हम्म। वो भी है। तो दीपक जी, आपका अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में, आपका उसके बारे में क्या राय है, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं? देखो मेरा ये राय है कि जब तक इस पूरे भारत में कोई व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की किसी के बारे में समझ नहीं है, और एक गेट करार हुआ था 1948 में है ना, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 1986 में है ना, और फिर गेट का जो हमारा जो करार हुआ है ना, कुछ जो डॉक्यूमेंट हमारे मतलब साइन होते हैं, तब तक उस लेवल पे किसी व्यक्ति की समझ नहीं है ना, तब तक वो कृषि आंदोलन को समझ भी नहीं सकता, उसको पढ़ के कुछ निचोड़ भी नहीं निकाल सकता। वो सोशल मीडिया जैसे स्लेब बना रही है ना, सोशल मीडिया का काम क्या है भाई, स्लेब बनाना। कोई व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से फेमस करता है सोशल मीडिया के लिए, अगर किसी को समझना है तो एक सोशल डिलेमा के नाम से एक मूवी है, उसको थोड़ा देखना चाहिए। उसको समझ के एक, पता कर सकता है कि भाई सोशल मीडिया है क्या, एक चीज है ना। तो वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे को सबसे पहले, तो मैं उसमें कुछ नजर डाल देता हूँ। राजीव दीक्षित, पहले जो इस आंसर का मैं आपको देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। और जब ये बात डिलीवर होगी तो लोगों को समझ में आएगा कि जो इस देश के एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि मैं भी ना एक फार्मर एक्टिविस्ट हूँ, तो किसी भी चीज को रखते हैं तो भाई रियल में दो तरह के एक्टिविस्ट होते हैं। एक तो प्रोपोगेंडा चलाने वाले होते हैं, एक रियल एक्टिविस्ट होते हैं। जैसे मेरे गुरु हैं सुभाष पालेकर जी, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया अभी तक किसान आंदोलन को लेके, लेकिन अगर मेरे गुरु से कोई पूछता तो वो क्या उत्तर देते, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी सोच बता दूं, ताकि ऑडियंस को ये पता पड़ जाए कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है क्या उसका इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं। दीक्षित जी को जानता हूँ, उनको सुन रखा है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर BM हेगड़े, मिलेट्समैन ऑफ इंडिया है ना, यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी पढ़ता हूँ, WHO की पॉलिसी पढ़ता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पढ़ता हूँ, IMF की पॉलिसी पढ़ता हूँ, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी पढ़ता हूँ, ब्रिक्स की पॉलिसी को जानता हूँ, SAARC 20 की पॉलिसी पढ़ता हूँ, जो भी एग्रीमेंट गवर्नमेंट के बीच में साइन होते हैं वो पढ़ता हूँ। और जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ उससे पहले मैंने कृषि के 3 कानून पढ़ लिए, और भगवत गीता की भी नॉलेज रखता हूँ, भागवतम की भी नॉलेज रखता हूँ है ना।
स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज रखता हूँ, साइंस का ग्रेजुएट हूँ, साइंस पढ़ा है, स्टीफन हॉकिंस को भी जानता हूँ, न्यूटन को भी जानता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी जानता हूँ, है ना। तो इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद, पैरेलल स्टडी करने के बाद, बहुत गहन चिंतन करने के बाद, बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद, हमारा अगर इस देश को कोई भी बचा सकता है, जो समस्या हो रही है ना, जो भी चीज जा रही है, उसका समस्या का एक ही समाधान है, गौ आधारित कृषि। व्यक्ति को अगर अपना गांव बचाना है तो वो गाय बचाएगा, गौ आधारित कृषि करेगा, और गौ आधारित कृषि करेगा तभी वो मार्केट का कंपटीशन फेस कर सकता है, और तभी वो किसी बड़े प्रोपोगेंडा स्कैम से बच सकता है, तभी वो अपने मेंटल लेवल को सेफ रख सकता है, अपनी सोच को प्रोटेक्ट करके रख सकता है, तभी वो बच सकता है कॉरपोरेट का स्लेव होने से, तभी वो बच सकता है क्योंकि अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये देश 100 करोड़ रुपए से चलता है, मानते हैं, तो उसमें से सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सबसे ज्यादा डिफेंस में जा रहा है, और अभी बजट की बात करें तो स्वास्थ्य में जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गौ आधारित कृषि करता है, तो एक तो जो स्वास्थ्य वाला जो पैसा गया है, वो भी, उससे भी हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, है ना। आधारित स्वास्थ्य, आधारित कृषि मतलब आप नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हाँ, नेचुरल फार्मिंग अगर हो? कोई हाँ। व्यक्ति करता है, तो जो जो स्वास्थ्य के ऊपर जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे भी हम बच जाएंगे, और दुनिया भर के सारे गलत काम हो रहे हैं, हम उससे भी बच जाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस भी सेफ बचेगी, हमारी एनवायरनमेंट भी सेफ बचेगा, हमारे जीव जंतु सेफ बचेंगे, हमारे बायोडाइवर्सिटी बचेगा, हमारा इकोनॉमिक बचेगी, एनवायरनमेंट बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, रिलेशन अच्छे होंगे दूसरों के साथ। मतलब पूरे विश्व का अगर सॉल्यूशन कोई एक शब्द में अगर मेरे से कोई पूछना चाहे, तो मैं उसको बोलूंगा नेचुरल फार्मिंग। उसका नेचुरल, उसका सॉल्यूशन है नेचुरल फार्मिंग, है ना। ये जो कि मैंने बहुत ही सोचा है, मतलब बहुत गहन चिंतन किया है। अब रही बात, आ जाते हैं भाई, कृषि आंदोलन का मैं सहयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कृषि आंदोलन का सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन और अगर मैं पीएम होता, और मेरे सामने मान लो कि मैं 1 मिनट के लिए पीएम हूँ, कृषि आंदोलन के सब लोग कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल देता, ठीक है, जो हमने ये कानून बनाया हम इसको वापस लेते हैं, एक कंडीशन है, आपने जो कहा हम सारी शर्तों को मानने वाले हैं, आपको एमएसपी चाहिए, एमएसपी ले लो, C2+ ले लो, जो एमएसपी का दाम चल रहा है 1800 रुपए किलो गेहूं चल रहा है, हम 3600 रुपए किलो के लेने के लिए तैयार हैं। सिंपल सी एक चीज में सोल्यूशन है, जो भी हम अनाज खरीदेंगे, गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई जो भी हम अनाज खरीदेंगे वो नेचुरल फार्मिंग वाला खरीदेंगे, हम डबल पैसे में खरीद लेंगे। आपका 1900 रुपए रेट था, हम आपको इसको 2500 रुपए खरीदने के लिए तैयार है। आपके लिए मंडी खुली है, देश खुला है, राष्ट्र खुला है, सब कुछ खुला है, हमने 2500 रुपए किलो खरीद लिया वो सारा सामान किसानों का। पूरा विश्व का मार्केट है, पूरा विश्व का मार्केट है, यूरोप अमेरिका पूरा मार्केट है, सब लोग ना भूखे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं कि उनको केमिकल फ्री भोजन मिल जाए, बल्कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है ना, कि भाई उसे नेचुरल फूड मिल जाए। कितने सारे लोग भारत में, 130 करोड़ जनसंख्या है, वो त्राई त्राई है, पागल है कि उसको केमिकल फ्री फूड मिल जाए। इतने सारे लोग कॉर्पोरेट में काम चाहते हैं, केमिकल फ्री फूड, फ्रूट मिल जाए, सब्जियां मिल जाए, फल मिल जाए, इतना बड़ा मार्केट है। उसको बेच के 25 रुपए किलो मैंने खरीद लिया, मैं 40 रुपए किलो बेच दूंगा, लोग बाग से लेंगे। इतना इजी सॉल्यूशन है। और उससे क्या है, किसान भी स्वावलंबी होगा, देश भी स्वावलंबी होगा, राष्ट्र भी स्वावलंबी होगा, और हम जो एक भारतवर्ष की एक नींव रखना चाहते हैं कि भाई विश्व गुरु बनना चाहिए, कोई कहता है सोने की चिड़िया बनना चाहिए, कोई कहता है सोने का शेर बनना चाहिए, वो एक काम से हो जाएगा। कृषि आंदोलन खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर ये नेचुरल फार्मिंग को क्यों नहीं बोल सकती गवर्नमेंट, अब आता है क्वेश्चन, क्यों नहीं बोल सकती, क्यों अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकती, क्योंकि राजीव दीक्षित ने भाई ने कहा है कि बेगर्स हैव नो चॉइस, भिखारी के पास चॉइस नहीं होती। अगर आप एक भिखारी हैं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको खाने के लिए क्या दूं। तो ये जो भारत है, WTO के साथ ऐसा बंधा हुआ है कि वो ना चाह के भी, उसको पता है सोल्यूशन क्या है, उसको पता है कि ये कृषि कानून गलत है, गवर्नमेंट को पता है। जो गवर्नमेंट के, मैंने जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के जो एमएलए हैं, MP है, उनसे मैंने बात की, भाई क्या बात है, परेशानी क्या है। कह रहा है, उन्होंने बोला, दीपक जी, बेगर्स हैव नो चॉइस, हम भिखारी हैं, हमारे को ये पता पड़ गया, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें पता है ये गलत हो रहा है, ये 3 कृषि कानून काले कानून है, ये हम पे थोपे जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को चलाने वाला दूसरा है, दूसरे के पैसे से पलते हैं, कर्ज इतना हो रखा है, 2 मिनट में बोलेंगे जी लाओ कर्ज लाओ। जब हम किसी कंट्री से कर्ज लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है, तो उसके एवज में हमारे को 200 से 250 पॉइंट पे साइन करना होता है, कि उसमें ये भी होता है कि भाई हम ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, आप रोक नहीं सकते, सिंपल सी बात है। और ये सब चीजें कैसे रुक जाएंगी, कैसे रुक जाएंगी, है ना।
कैसे सही पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा मतलब 100 करोड़ रुपए में से खाने पे जो पैसा जा रहा है, एक स्वास्थ्य पे पैसा जा रहा है, जो सारी चीजों पे पैसा जा रहा है, वो सारा फूड से जुड़ा हुआ है। अगर इस किसान के सारे साथ मिलके गौ आधारित कृषि कर ले, नेचुरल फार्मिंग कर ले, तो इतना बड़ा करोड़ों रुपए का सिर का पैसा, इतना रुपए जो जा रहा है, सारा का सारा एकदम से रुक जाएगा, है ना। आप ये देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, एक व्यक्ति केमिकल फार्मिंग कर रहा है। जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, आप जो है आप केमिकल फार्मिंग करता है। आपके खर्चे पे बात करता हूँ। एक देश है, देश के से 100 रुपए मिले, है ना, और 200 100 रुपए से देश चलता है, और 50 रुपए मिल गए, 50 रुपए आपको मिल गए। अब भाई इन्हीं 100 रुपए में से हमारे को देश चलाना है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने हमारे को पैसे दे दिए, भाई इंडिया है, मेरे कंट्रोल में रहता है, आपको देश चलाना है, मैंने आपको 50 दे दिया, आपको 50 दे दिए। अब आपके 50 50 आ गए, मेरे पास आ गए, मैंने क्या करा, गौ आधारित कृषि करी, नेचुरल फार्मिंग करी, मेरा कोई हेल्थ का कोई इशू नहीं, मैं हेल्थ पे मैं पैसे इंप्लीमेंट नहीं करता। जब कोई व्यक्ति पंचगव्य पे सॉरी गाय आधारित खेती करता है, तो एक गाय के गोबर से 25 से 30 एकड़ खेती हो सकती है, यानी कि 150 बीघे, 150 बीघे खेती हो सकती है। और मान लो कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, मैंने खेती भी कर ली, बचा हुआ गोबर से क्या करा, मैंने अपना मंजन बना लिया। थोड़ा बचा हुआ गोबर बना, उससे मैंने शैम्पू बना लिया, उससे साबुन बना लिया, है ना। जो उसका दूध बचा, उससे मैंने पी लिया, दूध से मैंने मक्खन बना लिया, घी बना लिया, है ना। गोबर से घर भी लेप लिया। बचा हुआ गोबर बचा, उससे मैंने लकड़ी बना ली जलाने के लिए, उपले बना लिए। और गाय के गोबर से ईंट बनती है, उससे ही मैंने ईंट बना ली, उसी से मैंने घर बना लिया। गाय के गोबर से प्लास्टर बनता है, पॉलिश करने वाला, वो बना लिया। तो सारा काम मेरा गाय ने कर दिया, पैसा मेरा कुछ बाहर नहीं गया। मैं 50 रुपए से मैं उसके 250 बना दूंगा, लेकिन आपके खर्चे क्या है, आप उसमें से डॉक्टर को भी दोगे, पुलिस को भी दोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ फैलाओगे, कहीं रेप कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आपका पैसा क्या है, खत्म हो जाएगा, और आप कहोगे भाई मेरे को कर्जा दे दो। भारत इस स्थिति से गुजर रहा है। पैसा आता है, फिर हाथ फैला के हो जाता है, भाई साहब कर्जा दे दो, पंचवर्षीय योजना बनानी है। बेगर्स हैव नो चॉइस, देश का ये कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है किसान आंदोलन का? काले कानून है, ये एमपी जानते हैं, एमएलए जानते हैं, मोदी साहब जानते हैं, सब जानते हैं काले कानून है। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है इसका, कि जो भारत के लोग हैं वो गवर्नमेंट पे दबाव बनाए, ताकि उनको ये लगे कि भाई बात नहीं चलेगी आपकी, नहीं चलेगा यहाँ पे। और दूसरा क्या है, सभी किसान मिलकर गौ आधारित कृषि करें। ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। हम अपने देश को भिखारी होने से भी बचा सकते हैं, स्वावलंबी भी बना सकते हैं। और जब जो देश की जनता का कंट्रोल गवर्नमेंट पे रहेगा, तो वो गलत काम करने से बचेंगे। जबरदस्ती रेंज रोवर में घूम रहे, भाई इतना पैसा करने की क्या जरूरत है, पैसे को थोड़ा सा कटौती करो ना, है ना। और जब कोई व्यक्ति अच्छा खाएगा, तो उसकी शिक्षा भी, अच्छी शिक्षा भी काम करेगा, उसका अच्छा ब्रेन भी काम करेगा, अच्छी चीजों में लगेगा। तो एक ना एक एक पॉजिटिव विकास होगा, एक सात्विक विकास होगा, है ना। लेकिन आजकल का अगर विकास कैसा हो रहा है कि दारू की दुकानों पे लाइन लगी रहती है, दिल्ली में देखेंगे तो कभी कभी 1 1 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। तो उससे समझना चाहिए कि लोग कितने स्ट्रेस में, कितने परेशानी में है। वो जीना नहीं चाहता, जीने की चाह छोड़ चुके हैं ना, या तो उन्हें वैक्सीन देके मार दो या खुद ही मर जाएंगे, ये हालत हो रखी है। तो संपूर्ण चीजों का मुझे सॉल्यूशन नजर आता है जब मैं अंदर ध्यान करके देखता हूँ कि भाई सारा सॉल्यूशन है कि सब नेचुरल फार्मिंग कर ले, या नेचुरल फार्मिंग सब नहीं करते, 70% भी कर लेंगे, तो ये देश बच जाएगा, और हम बेगर्स नहीं रहेंगे, और हम कह देंगे हाँ जी बेगर्स नहीं है, हम बराबर के हैं, हम पैरेलल में बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, तब बात बनेगी। तब तब सच में हम्म। हम लोग आत्मनिर्भर कहलाएंगे। हाँ जी, अभी तो अमेरिका निर्भर है, आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं ना, वो अमेरिकन यूरोपियन निर्भर है वो। सही बात है। अब जी आपके क्या विचार है, ये जो हम अभी करंट सिचुएशन में, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का कितना हाथ है? देखो जी, ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोपोगंडा है, जैसे कि अभी जो ये लॉकडाउन में प्रोपोगंडा हुआ, और जिसने बता दिया नहीं जी भाई वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन ही सब कुछ है, कोरोना आ जाएगा, मास्क लगाओ, लोगों को डरा दिया गया। बहुत सारे लोग अभी भी जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी भी वो मतलब डरे हुए हैं, उससे उससे निकल नहीं जा रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये है कि देखो हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड बीजों ने 1960 से पहले, मैं आपको बताता हूँ, 1960 से पहले इस भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति के आंखों में चश्मा नहीं था, किसी को बीपी नहीं था, शुगर नहीं था, सब एक परिवार में रहते थे। आज परिवार सब टूट चुके हैं, भाई भाई के साथ नहीं रह रहा। मुझे लग रहा है सब व्यक्ति सिंगल ही रह रहे हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा भाई कहीं रह रहा है, पिताजी कहीं रह रहे हैं, है ना। ये 1960 के बाद हुआ है, 1960 से पहले नहीं था। 1960 में 10 10 भाई एक साथ रहा करते थे, एक भाई की शादी हो गई, सब लोग खाना खा रहे हैं। 1960 का हाल बता रहा हूँ। ज्वाइंट फैमिली को ब्रेक कर दिया हाइब्रिड बीज ने। बीपी, शुगर, कैंसर, आंखों पे चश्मा, है ना। और अब
मतलब जितना भी संस्कृति का विनाश हुआ है इस देश में 1960 के बाद हुआ है। जब तक देश में हाइब्रिड सीड नहीं थे 1960 से पहले, बेशक देश गुलाम बना हो, है ना, बेशक देश इसमें अंग्रेजों ने राज किया हो, लेकिन हमने उनसे छीन लिया। लेकिन आने वाले समय में अब जब हाइब्रिड बीज के बाद जीएमओ सीड आ रहे हैं, ये देश ऐसा गुलाम बनेगा कि ये कभी दोबारा से उभर ही नहीं सकता, और फिर एक सिविल वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, है ना, सब लोग खत्म होंगे और फिर दोबारा से जाके उस तरह की व्यवस्था बनेगी। तो ये पूरा भारतवर्ष सिविल वॉर में तब्दील होता जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से होता जा रहा हो, या भोजन के माध्यम से होता जा रहा हो, या यूनाइटेड नेशन जो पॉलिसी बना रही है कि भाई पूरा विश्व एक ही कंट्रोल में रहना चाहिए, एक ही करेंसी रहना चाहिए। जैसे आपने एक पॉलिसी देखी होगी, सब हेल्थ कार्ड भी एक आ रहा है, राशन कार्ड भी एक आ रहा है ना। अभी सारे के सारे राज्यों को खत्म करने पर चर्चा चल रही है कि सभी राज्यों को खत्म हो जाए करा जाएगा, एक ही देश होगा, एक ही इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। उसके बाद क्या होगा भाई, कोई इलेक्शन नहीं होगा, एक विश्व, एक रूल, एक नियम, एक एक करेंसी। तो जो एकीकरण की जो भावना चल रही है ना यूनाइटेड नेशन की, ये बहुत डेंजरस है। तो दो तरह की चीजें होती है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो सनातन संस्कृति में विकेंद्रीकरण की बात करी गई है, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज व्यवस्था, है ना। और डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई सेंट्रलाइज चाह रहे हैं, सबको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति है ना, वो भगवान बनाना चाह रहा है कि भाई जो मेरा को बोलेगा, जो मेरी बाई बाई करेगा वही जिएगा, नहीं तो सब मर जाएंगे, है ना। जैसे कि धर्म में लोग बात होती है कि भाई जो मुस्लिम नहीं है उसको मार दो। कुछ लोग कट्टरवादी किसी चीज में हो जाते हैं, भाई ये इसको नहीं मानता तो मार दो, है ना। तो उस तरफ ये देश बढ़ता जा रहा है। लेकिन मानव सभ्यता को जो एकीकरण की जो भावना उधर चल रही है, उसको जाने से बचाना पड़ेगा। तो ये जो हाइब्रिड बीज हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, वो उसने पहले तोड़ने का काम किया लोगों को। मतलब पहले कि भाई जो पावर है, जो ऐसे करके इकट्ठी पावर है, इसको तोड़ दो। उसने क्या किया, फैमिली को तोड़ दिया, संस्कृति को तोड़ दिया, फैमिली को तोड़, विचारों को तोड़ दिया, आइडिया को तोड़ दिया। घर में बैठे बच्चे, माँ बाप सब फोन में लगे हुए, तोड़ दिया उसने। अब जीएमओ क्या कर रहा है कि अब इसको तोड़ने के बाद इसको उसमें कैद कैद कर रहा है, इसको भी कैद कर रहा है, इसको भी जेल में डाल रहा है, सबको जेल में डाल रहा है। और जेल में डालने के बाद वो निकल नहीं सकता। और वो जेल क्या है, वो यूनाइटेड नेशन की जेल है, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, है ना। कि वो ऐसे एक इल्यूजन में रहेगा, एक ऐसे ऐसे डिलेमा में रहेगा कि वो उससे निकल नहीं पाएगा। तो हाइब्रिड एक जो हरित क्रांति थी, एक प्रोपोगंडा था किसी चीज को तोड़ने का। अब तोड़ के इसको अपने बस में लेने का जो चल रहा है, वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इवेंट 201 2014 में, 16 में इसका एग्जीक्यूशन हुआ न्यूयॉर्क में। अब 2021 में इसके ट्रायल होके अब जीएमओ पे काम चल रहा है, जीएमओ आ रहा है, और अब सबको बंदिश दिया जा रहा है। अब भाई मेरी बात मानोगे, मेरा ऑर्डर मानोगे, आप सर्वाइव करोगे, जिंदा रहोगे, नहीं तो आपको कोई काम नहीं है। चलो भाई निकलो यहाँ से, वैक्सीन लेके निकलो या जहर खा के मरो मरो, निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ना। सिर्फ 20 करोड़ लोगों की जरूरत है इस पूरी पृथ्वी को चलाने के लिए, या जो 218 20 कंट्री है, 25 कंट्री है, उनको चलाने के लिए 20 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। इतने ही लोगों को जिंदा रहने का आविष्कार है। ये कौन तय करेगा? ये तय वो करेगा, ये जो यूनाइटेड नेशन तय करेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं, जो इलाइट्स जिसको बोलते हैं, ये रॉथशाइल्ड है, रॉकफेलर है ना। ये जो फैमिली, ये तय करेंगे आपको जीवित रहना है नहीं रहना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या कानून होना चाहिए, डॉलर कहाँ जाना चाहिए, कितनी करेंसी रखनी चाहिए, डिजिटल रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबको कंट्रोल में लेने का चल रहा है। तो ये कृषि के 3 कानून क्या है, ये फूड को कंट्रोल करने के लिए लेके गए हैं कि भाई सारा का सारा फूड कंट्रोल डब्ल्यूटीओ के हाथ में रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के हाथ में रहना चाहिए। जबकि लोग बाग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, फूड हमारा है तो हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। तो यही ये लड़ाई है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक भारत के साथ एक बहुत बड़ा छल था, कपट था, एक धोखा था, जिसमें मजबूरन हमारे प्रधानमंत्री को चाह के ना चाह के भी फंसना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री को, कि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो इस भारतवर्ष में हुआ था, ना है, और ना ही जिंदगी में कभी होगा। ऐसा अगर प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलता रहे या कभी और मिल जाए, तो हमारा देश गुलाम नहीं बन सकता। उन्होंने उस कंडीशन में भी देश को संभाला था। चुपचाप किसानों के साथ, कुछ एक्टिविस्टों के साथ मीटिंग की और उनको बताया कि भाई देखो कंडीशन ये है, मजबूरी है। अगर आज के प्रधानमंत्री सब लोगों को बोल दें, किसान लोगों को, 40 लोगों को कहीं सीक्रेट जगह पे कि भाई देखो मजबूरी है, सच्चाई है, हमारी मजबूरी, हमारे तो हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप गो आधारित कृषि कर सकते हो, नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो, हम सब मिलकर एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, कंट्री को बचाएंगे, थोड़ा बैलेंस करेंगे, है ना। वॉर में तो जा ही रहा है, एक दिन वॉर तो होना ही है, लेकिन हम वॉर को कितना टाल सकते हैं, ये एक समझदारी की बात है ना। क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो तो नहीं कंट्रोल होने देगा, तो वॉर तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा।
तो ये एक टेक्निक्स है, इसमें अच्छे प्रधानमंत्री एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो इसमें तो जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पीएमओ में लोग बाग बैठे हुए हैं, वो कितने इंटेलेक्चुअल माइंड है, कितनी गहरी सोच समझ रखते हैं, है ना। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है अगर हमारी बात को सुना जाए तो। उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पता नहीं है उनको, लेकिन वो चाह के ना चाह के भी बात को नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जहां से पैसा मिलेगा, जहां से भीख मिलेगी, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप इतने स्वावलंबी बन जाओ कि आपको भीख मांगने की आवश्यकता ना हो। जी। ये बात तो आपकी सही है। और बट अब कैसा है कि जैसे अभी जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अगर उनको बोला जाए कि आप नेचुरल फार्मिंग करो, तो उनके पास वापस वही क्वेश्चन आएगा कि उनको उसके लिए पैसा जमा करना है, जो भी करना है। तो आपको क्या लगता है कि किसको ट्रांजिशन करना है इस फार्मिंग से लेके नेचुरल फार्मिंग में, तो उनको ये चीजों की इतनी आवश्यकता होगी, या सब चीजें वो लोग खुद संभाल पाएंगे? देखो जी, पूरे भारतवर्ष में गाय की कमी नहीं है। किसी भी रोड पे निकल जाओ, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कोई देश का कोई भी राज्य हो, सब में गाय चारा वो खा रही है, रोड पे कूड़ा खा रही है। गाय की कोई कमी नहीं है। गाय को खरीदना नहीं, गाय को मतलब पकड़ के लेके आना है। जिसको लोग बाग आवारा पशु बोलते हैं, उसको दोबारा समझ लेना है भाई, ये काम की चीज है ना। या हम सनातन संस्कृति में उसको गौ माता बोला गया है। उसको लेके आने का, भाई खाना खाएगी, गोबर करेगी, गोबर से खेती करने का। बीज एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 500 पीढ़ी तक तो डीएपी यूरिया नहीं चाहिए, आपको सीड भी नहीं चाहिए। आप फार्मिंग भी कर रहे हैं, फ्री की फार्मिंग कर रहे हैं। आपका पानी लगेगा कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक पानी की आवश्यकता भी ना के बराबर। 3 साल के बाद जुताई की आवश्यकता भी नहीं, और क्या चाहिए आपको? एक खेती कर रहे हैं जिसमें आपको बीज की आवश्यकता नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं, जुताई की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फ्री में काट रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं। मान लो कि अभी वो दोबारा से प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप इसको लेके आओ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्ट ही आने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, अडानी है, वो अभी पंजाब से गेहूं खरीदता है, उसको तो अगर मिल रहा है भाई, युगांडा से गेहूं मिल रहा है 10 रुपए किलो, तो 12 रुपए किलो यहाँ से क्यों खरीदेगा? कहेगा भाई सीधा मंगा लो वहां से। देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, इतनी है, ठीक है, हमारे को 50 पैसे बचेंगे, मंगा लो युगांडा से। तो फिर क्या है, यहाँ का किसान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खरीदने वाला ही कोई नहीं है। उस केस में क्या होगा? भाई युगांडा से 10 रुपए किलो मिल रहा है, हम आपको 9 रुपए 75 पैसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो फ्री में ही कर रहे हैं। किसानों के पास इसके अलावा बचने का कोई साधन नहीं है। अगर वो इस कानून से बच भी जाएंगे तो है वो, उनको सुसाइड करना ही पड़ेगा। अगर वो बच सकते हैं तो सिर्फ गौ आधारित कृषि या नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर की जो पद्धति है, उसी से बच सकते हैं। इसके अलावा किसान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसको तो सुसाइड आज नहीं तो कल करना ही है। हाँ, अगर वो गाय को पकड़ लेता है तो उसको सुसाइड करवाने वाला पूरे विश्व में कोई ताकत नहीं है। कहते हैं कि जिसके पास गाय रहती है ना, उसके पास यमराज भी नहीं आता। उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। और जब कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है तो यमराज नहीं आ सकता उसके पास। उसको फिर कृष्ण के दूत आते हैं, है ना, विष्णु के दूत आते हैं उसको लेने के लिए। तो किसानों को ना यमराज नहीं लेने आ सकता, फिर उसकी पावर ही नहीं है यमराज की। यमराज तो मेटलिस्टिक लोग जो होते हैं, जो मैंने तामसिक लोग बताया था, उनको लेने के लिए आते हैं, है ना। सात्विक लोगों को यमराज लेने नहीं आते, उनकी औकात नहीं है। उनको तो फिर भगवान के जो परम जो भक्त हैं, उनको लेने के लिए आते हैं। तो गाय रखने से ये तो उद्धार होगा ही होगा, साथ में स्पिरिचुअल फायदे भी होंगे। इसके बारे में ज्यादा तो मैं क्या ज्ञान दूं, लेकिन मैं बस मोटी मोटी चीजों को ही रख रहा हूँ। बात जी। सही है आपकी। अगर वो ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने लगे, शुरू करने लगे, तो वो खुद ही देखेंगे कि उनकी जमीन में क्या डिफरेंस आ रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है, और खुद में क्या डिफरेंस आ रहा है। जी। तो अब ये तो हो गई फार्मर्स की बात। अब ऐसा है कि समझो ये मेट्रो सिटीज ले ले, टीयर 2 सिटीज ले ले, यहाँ पे लोग कैसे पहली बार पहचान पाएंगे कि ये खाना नेचुरल फार्मिंग से बना है, ताकि हम वही खा पाए, हम्म। स्पेशली जो लोग जो फ्लैट्स में रह रहे हैं? हाँ देखो, कुछ बेसिक साइंस है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसको पता होना चाहिए ये सूरज है, ये चंद्रमा है। ये बेसिक साइंस है। हर किसी माँ बाप का एक दायित्व होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये सिखा के, मतलब सिखा के जाए कि बेटा ये नेचुरल फार्मिंग होती है, ये होती है, खाना ऐसा होता है। उसको एटलीस्ट पहचान तो होनी चाहिए, भाई ये मक्का है, ये गेहूं है, बाजरा है। जैसे एक जोक मैंने पढ़ा था कि भारत का होने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी ये नहीं बता सकता, अगर मैं उसके सामने गेहूं और बाजरा लेके बैठ जाऊं तो वो ये नहीं बता सकता ये गेहूं है, बाजरा है ना। भारत का होने वाला प्रधानमंत्री, तो क्या वो देश को चला पाएगा? है ना। तो ऐसे देश क्या है, इस देश का निर्माण कर पाएंगे, चला पाएंगे, या इस देश को आगे ले पाएंगे, या राष्ट्रवादी बन पाएंगे, या कोई पॉलिसी बना पाएंगे, पॉलिसी मेकर बन पाएंगे, जिनको ये नहीं पता गेहूं कैसा होता है, बाजरा कैसा होता है।
तो सबसे पहले बच्चे को पैदा करते ही ये सिखाएं कि भाई ये मिलेट्स होते हैं, ये गेहूं होते हैं, ये मिट्टी में उगता है। लोगों से पूछो, बच्चों से पूछो, हाँ भाई गेहूं कहाँ से आता है, कहेंगे जी दूध कहाँ से आता है, मदर डेयरी से आता है। बच्चों को इतना तो हमारे को बताना चाहिए कि भाई गाय का दूध आता है, गाय को ऐसे पालते हैं, ये गाय होती है। वो पहचान ही नहीं पा रहा गाय क्या होती है, भैंस क्या होती है, उसको ये नहीं पता। मेरे साथ हमारे फार्म पे एक मित्र आए थे, गुड़गांव में रहते हैं। तो कह रहे भाई ये क्या है। मैंने कहा भाई ये तो गाय है। कह रहे ये क्या है, भैंस है। उनको ये नहीं पता गाय क्या है, भैंस क्या है ना। भारत की इतने बुरे हालत हो चुके हैं। तो ये कॉमन साइंस है, कॉमन विज्ञान है भाई, इतना तो हमारे को बच्चों को बता के रखना चाहिए था। अब आते हैं कि कैसे डिस्टिंग्विश करें। मान लो एक व्यक्ति ने कहा भाई ये लो जी दाल ले लो, नेचुरल उगाई है। एक ने कहा जी लो ऑर्गेनिक दाल ले लो। एक ने कहा जी केमिकल दाल ले लो। आपको मैं बताता हूँ पहले क्या स्टेप होगा। जैसे ही आप कुकाएंगे ना, केमिकल वाली पकेगी 1 घंटे में। पहली बात तो वो देखो, एक होता है गलना, एक होता है पकना। तो केमिकल वाली क्या है, जो दाल है ना गलेगी, पकेगी नहीं। गलना अलग होता है, गलना और पकना एक अलग होता है, गलेगी। ऑर्गेनिक दाल क्या है कि 50-50, आधी गलेगी आधी पकेगी। जो नेचुरल फूड होगा वो पूरा है, क्या होगा कि वो पूरा पकेगा। अब मैं आपको बताता हूँ खाना खा के कैसे एहसास होगा। जब आप पकी हुई चीज को खाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही मुलायम है, बहुत ही टेस्टी है। और खाने के बाद ना एक डकार आएगी, स्मेल सी आएगी, ऐसा लगेगा यार कल तो मैंने लौकी के पराठे खाए थे या लौकी का जूस पिया था, समथिंग लाइक दिस। है ना, नेचुरल फूड खाते हैं। ऑर्गेनिक खाएंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा ठीक है, मतलब लग तो रहा है कि जान आई, कुछ लग रहा है। और जब को कोई केमिकल खाएगा वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो कहेगा यार इनो लेके आना। इसका मतलब सोच लो, आपको बार बार इनो की जरूरत पड़ रही है, बार बार दवाइयों की बात पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, बार बार त्रिफला की जरूरत पड़ रही है, तो आप केमिकल फूड खा रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड में क्या है कि अगर और ऑर्गेनिक खाएंगे, हाँ यार लग तो रहा है कुछ कर रहा है, लेकिन बॉडी नहीं बन रही, डोले तो नहीं बन रहे, क्या है ना। ऑर्गेनिक नेचुरल खाओगे तो खाएगा, दिखेगा, फेस पे ना एक चमक रहेगी, एक ऑरा रहेगा, एक पॉजिटिवनेस रहेगी। तो व्यक्ति कहेंगे भाई कौन सी क्रीम लगाता है। क्रीम नहीं लगाता है। पहले की महिलाएं वो नहीं लगाती थी लिपस्टिक, है ना। पहले तो एक ऐसी चमक रहती थी, अगर पहले की अभिनेत्री को देखा जाए बॉलीवुड में, तो उनके चेहरे पे एक ऐसा ही नूर रहता था, एक ऐसी चमक रहती थी। आजकल इतने सारे वो सब हो रहे हैं, दिखाने की जरूरत पड़ चीजों का सेवन करते हैं, उनको क्रीम पाउडर ये वो वगैरह वगैरह कोई जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पे एक अलग सा ही नूर रहता है ना। और उनको पता रहता है मैंने परसों क्या खाया था। जैसे थोड़ी देर में ना डकार आ जाए, पता पड़ेगा अरे कल ना परसों धनिया की चटनी खाई थी, अभी तक डकार आ रही है। तो ऐसा एक पॉजिटिव सी फीलिंग, एक ऐसा ऐसा लगता है। कुकिंग से भी पास बता सकते हैं, आपका बॉडी खुद बता देगा, है ना। आपका ऑरा बता देगा, आपका फेस बता देगा, आपकी जीव। अगर कभी जिंदगी में आपने एक बार नेचुरल फूड खाया होगा, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में, मान लो उसकी उम्र है 60 साल, उसने जब 5 साल का तब जो उसने नेचुरल फूड खाया था, जैसे ही वो नेचुरल फूड खाएगा वो कहेगा अरे भाई ये तो वही चीज है जो मैंने 5 साल का था जब बचपन में खाई थी। और तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और कह देगा नहीं भाई ये नेचुरल है ना। तो सबसे ज्यादा अगर आइडेंटिफाई करता है ना, मशीन नहीं कर सकती, इस पूरे विश्व में कोई मशीन नहीं है जो आइडेंटिफाई कर दे। लेकिन आपकी बॉडी है ना, वही आइडेंटिफाई कर सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने अपने जीवन में कभी एक बार अपने नेचुरल फूड खाया हो। वो अपना ना टेस्ट, अपना ऊर्जा, मतलब कहते हैं ना कि वो अपने आप बता ही देगा। तो आपका जीव आइडेंटिफाई कर सकती है। और आपकी जो महिलाएं हैं जो बनाती हैं, चाहे वो माँ है, बहन है, कोई है, वो बता देगी गल ही नहीं रहा, कुकर में भी नहीं हो रहा होगी, है ना, हो ही नहीं रहा। 50 मिनट लगी, 1 घंटा लग रहा है, तो गलेगा ही नहीं हुआ ना। और ऐसा लगेगा जैसे चावल खाएंगे ना, तो लगेगा यार कच्चे पक्के चावल है। और नेचुरल चावल खाएंगे ना, तो उसका ना एक मतलब एक अलग ही सही हो रहा होगा। जब अगर आप साउथ की जगह चावल खाएंगे तो लगेगा यार कुछ खाया है मैंने, ये पूरी तरह से गला हुआ है ना। और दिल्ली में चावल खाएंगे तो आपको लगेगा आधा कच्चा आधा पका है, क्या चावल खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, नमकीन खा रहा हूँ, पता ही नहीं पड़ रहा है क्या, फिर उसमें दुनिया भर के मसाले वसाले डाल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा लगेगा। तो आपकी जीभ बता देगा, आपका बॉडी बता देगी, बस कंडीशन एक अप्लाई करती है कि आपने जिंदगी में एक बार नेचुरल फूड खाया। um, अब ये हो गया कि हमने अगर समझो कभी खा लिया और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये हमने नेचुरल खाया, अभी हमको याद है कि इस टाइम पे भी हमने कभी तो खाया था। बट अगर समझो किसको सही में वो एक लाइफस्टाइल चाहिए कि उसे हम्म। नेचुरल फूड ही रेगुलरली खाना है, वो कहाँ से सोर्स कर सकता है? जैसे अभी मैं पुणे में बैठा हूँ, मुझे लगता है आप दिल्ली में हो, तो ऐसा कोई हम्म। सोचता हो कि कोई मेट्रो में बैठा हुआ है तो वो कहाँ से ले सकता है? आपको कोई आपके पहचान में कोई सोर्सेज है? हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे गुरु जी ने 25 लाख लोगों को ट्रेन किया। गुरु सुभाष पालेकर जी ने 25 लाख लोगों को ट्रेन किया है, जो नेचुरल फार्मिंग मतलब के बारे में विषय में जानते हैं।
उसमें से 25 लाख में से मतलब 5 लाख लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा कर रहे हैं। प्लस में ये तो मैं बहुत पुराना डेटा बता रहा हूँ। उसमें से 20-25 हजार लोगों को हम भी जानते हैं, हमारा पूरा सर्कल बना हुआ है। पुणे में बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मतलब मुझे मैसेज डालेंगे, मैं पुणे में जो भी भाई खेती कर रहे हैं मैं उनको नंबर दे दूंगा, वो आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे गुरु ने इतना अच्छा काम कर दिया, अब हमारे को तो बस उसको एक प्लेटफॉर्म देना है। सही बात है, सही बात है। हम डेफिनेटली पॉडकास्ट में कुछ कुछ नंबर्स डालेंगे कोई स्पेसिफिक सिटीज के लिए, ताकि जिनको सही में जरूरत हो वो वहां डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम उनका नंबर नहीं डाल पाए तो हम आपका कांटेक्ट दे देंगे, ताकि आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप दूसरों को कनेक्ट कर पाए। जी बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे को तो बहुत आनंद आएगा। जिस तरीके से मतलब सात्विक लोगों के भी एक होते हैं कि वो अपने साथ अच्छे अच्छाई में मतलब छोड़ते नहीं है। और बुरे लोगों की भी एक पहचान होती है कि वो 24 घंटा बुरा सोचते हैं। और सात्विक लोगों की भी एक पहचान होती है कि वो 24 घंटा मतलब सात्विक सोचते हैं। तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे को गुरु से ऊर्जा मिलती है। और हम इस प्राकृतिक को नमन वंदन करना चाहते हैं कि जो उन्होंने एक इतनी प्योर सोल को जन्म दिया। ऐसा बात नहीं है, भारतवर्ष में कितने हजारों लोग हैं उनको पद्मश्री मिला है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं 250 से 300 तरह की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। पर्माकल्चर हो, बायोडायनेमिक हो, एयरोफोनिक हो, हाइड्रोफोनिक हो, दुनिया भर की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, है ना। पूरे भारतवर्ष भ्रमण कर चुका हूँ और मेरा भारतवर्ष भ्रमण चलता ही रहता है ना। और फिर एक बार दोबारा मैं चक्कर मारूंगा पूरे भारत का कुछ समय के बाद, और दुनिया भर की ट्रेनिंग लूंगा, पंचगव्य ये वो दुनिया भर की ट्रेनिंग ली है। लेकिन मैंने गुरु सुभाष पालेकर को ये क्यों माना, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो उसमें कोई एक व्यक्ति मतलब देख सकता है, उनको देखे कि भाई गुरु होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। 8 घंटे 10 घंटे खड़ा हुआ है, कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई फीस नहीं ले रहा, एक बार भोजन खा रहा है और एक ही कुर्ता पजामा, एक साल में 2 कुर्ता पजामा यूज कर रहा है। मतलब इतना सिंपल लाइफ, इतना ज्ञान का भंडार, है ना, कि जिसको कोई नहीं है। और मैंने ऐसी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी ली है, पर्माकल्चर के नाम से 50,000 रुपये ले रहे, 75,000 रुपये ले रहे। तो जो राइट सोल्यूशन है किसान के लिए, है ना, कुछ एक्टिविज्म करनी है, कोई जन आंदोलन करना है, तो वो गुरु सुभाष पालेकर जी के माध्यम से ही सहमत है। क्योंकि किसी किसान के पास, जो सच में किसान है ना, जैसे मैंने बताया 2,000 रुपये एक साल में कमाता है, अब उसमें से डॉक्टर के पास चले गए, 900 रुपये गए, बच्चे 1100 रुपये में, 1100 रुपये में से आने के मतलब हो गया 100 रुपये में उसको एक महीने जीना है। अब वो आपको कैसे दे देगा 100 रुपये? तो गुरुजी ने सोचा जन आंदोलन करना पड़ेगा, तो भाई कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जो अपनी प्लानिंग से किया, उसी रास्ते पे हम हैं। ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई अभी गुरुजी की उम्र 80 साल हो रही है, भगवान ना करे कि मतलब किसी तरह की कुछ हो, है ना। तो फिर किसी को ये ना लगे कि भाई अब तो ये चलेगा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम खड़े हुए इस क्षेत्र में कि हमारे गुरु की किसी को ऐसा ना लगे कि भाई गुरु चले गए तो उनके बच्चे नहीं है, शिष्य नहीं है। तो हम उसी पॉजिटिव ऊर्जा से इस देश के कल्याण में या जन आंदोलन में लगे रहे। जी डेफिनेटली हम जितना प्रयास करें कि ये मैसेज और लोगों को पहुंचे और जो नेटवर्क है वो और ज्यादा बढ़े। जी। तो दीपक जी भी आपके तरफ आते हैं। हम्म। आप अपना दिन की शुरुआत कैसे करते हो? मतलब आपका कोई एक रूटीन होता है मॉर्निंग का, सुबह का? जी हमारा एक रूटीन होता है। उसमें रूटीन होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ना जो फार्मिंग के गुरु हैं सुभाष पालेकर जी, और जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं वो बहुत ही मतलब लोगों को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। उनका नाम है शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद कौन है? जिन्होंने पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का नक्शा उठाइए आप, और पूरे विश्व के में अगर आपको 250 कंट्री नजर आते हैं, जो कि है नहीं, ऐसा हो सकता है भूल चूक हो गई हो, चलो 230 कंट्री लगा लेते हैं। तो 200 कंट्री में से शिल प्रभुपाद की लोग बाग सुबह 4 बजे उठ के उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। ऐसा क्या है, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी अप्रोच 200 कंट्री तक है। न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, जो भी कंट्री आपके माइंड में आता है, युगांडा, केनिया, जिम्बाब्वे, कोई भी कंट्री है, ऐसा उस व्यक्ति के अंदर क्या है जिससे पूरे विश्व का जो भी नक्शा हम देखें, उसी नक्शे में अगर हम जाते हैं तो लोग बाग सुबह 4 बजे उठ के उनकी पूजा करते हैं। तो मैं अपने दिनचर्या पे वापस आता हूँ। तो वो मेरे गुरु हैं और उनका नाम है शिल प्रभुपाद, है ना। और वो मतलब एक परंपरा है, सनातन परंपरा है गौरव मठ, जो कि शिल प्रभुपाद जी ने उसकी मतलब उसका प्रचार प्रसार किया। और चैतन्य महाप्रभु, अगर पास में जाएंगे मतलब 200-250 साल पहले, तो चैतन्य महाप्रभु
और भी काफी हिस्ट्री में जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, उनकी कुछ शिक्षाएं थी भगवत गीता को लेके, भागवतम को लेके, सनातन को लेके, फिर उन्होंने पूरे विश्व में उनको फैलाया। तो हमारे इसमें क्या होता है, उसमें हम मतलब मैं उनके अंडर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के नहा धो के 3:30 3:45 तक तैयार हो जाते हैं, और 3:45 के बाद फिर मतलब अपना भगवान के दर्शन, मंत्रा मेडिटेशन, तुलसी आरती, तुलसी आरती के बाद फिर तुलसी आरती के बाद और भी कुछ आरती, फिर उसके बाद फिर भगवत गीता की क्लास, भगवत गीता को पढ़ना पढ़ाना, भजन कीर्तन करना, 9 बजे 7 से 9 बजे के बीच में प्रसाद लेना, और प्रसाद लेने के बाद अपना दिन को स्टार्ट करना, दिन 2 बजे तक अपने आप को देना, 2 बजे के बाद फिर पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए उनको देना। उसके बाद पूरे मतलब जो कल होने वाला है उसकी प्लानिंग रात में करना। ऐसा नहीं है कि कल उठ के हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं करते। उससे पहले ही प्लानिंग होती है कि हमारे को कल क्या करना है, किसको टाइम दे रखा है कैलेंडर में, पूरा उसको सेट करना। वो सब कुछ रात में होना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसके साथ बात करनी है, कहाँ घूमने जाना है, सब कुछ वो पहले ही रात में प्लान होता है कि नेक्स्ट डे हमारा क्या होने वाला है ना। तो इस तरह से कुछ प्लानिंग होती है। और जब हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जैसे मंत्र मेडिटेशन हम करते हैं, तो उससे क्या होता है, ना तो हम कॉर्पोरेट स्लेव बन सकते, अपने आप को ना एक मतलब सावधानी तरीके से निकल सकते हैं, ना तो हम मीडिया के स्लेब बन सकते हैं, है ना, जो सोशल मीडिया के स्लेब बने हुए हैं सब लोग बाग पूरे दिन टिक 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 फोन में, है ना। इससे भी हाँ, अगर हम बचे हुए हैं, या डिजिटल डिटॉक्स के आजकल कोर्स हो रहे हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में, कि डिजिटल स्लेब बन चुके हैं लोग, डिजिटल स्लेब। तो कहीं ना कहीं हम भगवत गीता भागवतम से डिजिटल स्लेब भी नहीं बने, उससे भी बचे हुए हैं। और आप बताइए, फोन पे हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जब हमारे को ज्ञान होता है भगवत गीता भागवतम का, तो हम उन सब चीजों से भी बच पाते हैं। तो मैंने देखा है कि जब से मैंने भगवत गीता को अपनी लाइफ में लेके आया हूँ, जब से स्पिरिचुअलिज्म को मैंने ज्वाइन किया है, तो मेरी जो ग्रोथ है वो 100% और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन पहले क्या होता था, मैं सिर्फ सोचता था, कर नहीं पाता था। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनुज वाधवा, जो पूरे भारत के एकमात्र बॉडी क्लॉक कोच है ना। पहले वो हैबिट कोच थे, लेकिन फिर वो बॉडी क्लॉक कोच बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि दीपक, आप सोचते अच्छा हो लेकिन कर नहीं पाते, उसके पीछे कारण ये है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने प्रैक्टिस में किया, और 4 नियम मैंने जोड़े, जो कि मुझे लगता है कि सबको जोड़ने चाहिए। मैं किसी बात को एआर करता हूँ, एआर का मतलब होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद उसको सुनता हूँ, उसके बाद एनडी करता हूँ, रोज डायरी लिखता हूँ मैं, नोट डाउन करता हूँ। नोट डाउन के बाद उसको पीएम करता हूँ, पीएम का मतलब होता है प्रीमोर्टम, उसके बारे में सोचना कि भाई इसको अरेंज करना है एकदम, कि भाई कब कैसे करना है ना। और फिर उसको एग्जीक्यूशन करता हूँ। और जब मैं ये काम करता हूँ तो काम का परफेक्शन बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, लेशन अच्छा होता है। क्योंकि नोट डाउन मैं पहले इतना इजी समझता था डायरी लिखने को, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि नोट डाउन ने मेरी लाइफ को चेंज कर ली। जैसे आपका इंटरव्यू था, शेड्यूल हो गया, कैलेंडर में चढ़ गया, लिख भी लिया, मेरे ब्रेन में भी सेट हो गया। रात में मेरा पहले लिखा हुआ था कि सुबह इतने बजे मेरी आपसे कॉल होनी है। तो एकदम अच्छी तरह से क्लास भी हो रही है, विचार भी रख पा रहे हैं, और मैं पूरा प्रिपेयर था उसके लिए, है ना। तो ये मेरे कुछ नियम हैं दिन के। हाँ, आप नोट डाउन की बात कर रहे हैं, जर्नलिंग की बात कर रहे हो, वो इतना इम्पैक्टफुल है। मैं खुद 1-2 साल पहले मैंने शुरू किया था, और उसके बाद मुझे बहुत डिफरेंस दिखता है। मतलब हम्म, जो आपने सोचा है वो हो ही जाता है उस दिन। जी जो जी। काफी लोग और उन काफी लोगों को लगता है कि ये नोट डाउन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब करना तो वैसे ही है, बट उनसे वो हो ही नहीं पाता। हम्म। वो वैल्यू, वो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, वो बात सही है। जी। तो दीपक जी, आप क्या योगा या ऐसा मेडिटेशन दोनों करते हैं क्या? आ, देखो, मेडिटेशन तो करते हैं, ये बात सच है। और मेडिटेशन में एक होता है मंत्रा मेडिटेशन, है ना। उसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, कुछ ध्यान होता है, कुछ मतलब कनेक्ट होता है। तो सनातन संस्कृति में जो कोई व्यक्ति क्रांति करना चाहता है तो उसे मेडिटेशन करना चाहिए। और मैं आपको ओपन चैलेंज दे सकता हूँ, सोने के अक्षरों में लिख सकता हूँ, या अपने ब्लड से लिख सकता हूँ, कोई इस विश्व में, इस भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता अगर वो व्यक्ति मेडिटेशन योग नहीं करता। तो वो बात अलग है कि वो मेडिटेशन किसी और प्रक्रिया से कर रहा हो, कोई श्री श्री रविशंकर, आसाराम, रामदेव ने बताया, कोई इस्कॉन ने बताया, कोई राधा स्वामी ने बताया। मतलब कोई व्यक्ति क्रांति करेगा तो मेडिटेशन जरूर करेगा, वो बात अलग है कि उसके तरीके अलग है ना।
वो किसी उससे करा, लेकिन मेडिटेशन जरूर कर रहा होगा। जितने भी मैंने इंटरव्यू पढ़े हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, सुंदर पिचाई हो, कोई भी हो, वो मेडिटेशन जरूर करता है। वो बात अलग है कि वो विपासना करता है ना, मतलब महात्मा बुद्ध की फिलोसफी को करता है, कोई व्यक्ति कुछ करता है, लेकिन वो मेडिटेशन जरूर करता है ना। और मेडिटेशन के बिना कोई व्यक्ति इस देश में क्रांति कर ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है वो, है ना। वो रिच नहीं बन सकता, करोड़पति नहीं बन सकता, मल्टी मिलियन नहीं, मिलियन नहीं बन सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। क्योंकि मेडिटेशन से ही मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है ना। अपनी फ्यूचर की को स्वयं प्रिडिक्ट कर सकता है ना। अपनी राइटिंग खुद कर सकता है, अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। और वो पॉसिबल है सिर्फ मेडिटेशन से। वो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। वो बात अलग है कि जितनी भी पद्धतियां हैं, वो किसी भी पद्धति को ले सकता है, फिर उसमें एक अलग चीज है। लेकिन मेडिटेशन हर सक्सेसफुल व्यक्ति करता है, और कोई व्यक्ति सक्सेसफुल कर ही नहीं सकता बिना मेडिटेशन के। और स्पिरिचुअल फार्मिंग तो दूर की बात, कुछ ही नहीं कर सकता, वो फार्मिंग भी नहीं कर सकता। सही बात है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मतलब मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और बहुत लोगों को ये लगता है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वो लोग 5 मिनट में बैठ नहीं पाते। बट वही पॉइंट है मेडिटेशन का कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट की एक हैबिट शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको उस प्रैक्टिस की डेवलपमेंट में आप फ्लो में आ जाएंगे। जी। तो दीपक जी, अभी हमें पता है आप खुद फार्मिंग करते हैं। आपका आपके खुद के कोई ऐसे फूड चॉइसेस हैं जो आप लेते ही नहीं हो? जो मैं लेता ही नहीं हूँ, एक तो मैं हाँ। पैकेट फूड लेता ही नहीं हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी जब फूड जो प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत सारे डेंजरस केमिकल डाले जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड से संबंधित जो समस्याएं, जो स्किन से संबंधित समस्याएं हैं, वो पैकेट फूड से ही होती है। जितनी भी एलर्जी हैं पूरे भारतवर्ष में या पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में, जो भी कंट्री, अगर किसी को एलर्जी होती है तो वो पैकेट फूड से होती है। एलर्जी मीन्स इसका मतलब आपने पैकेट फूड खाया है, या बर्गर खाया हो, डोसा खाया हो, कोई भी चीज खाया हो, आपने कोई भी पैकेट बंद खाना खाया है, इसका मतलब आपका एलर्जी तो हुई है। फिर आपका जो ब्लड है वो भी मतलब उसमें एलडीएल डीएलडीएल वो बड़े लेवल पे बढ़ गया। क्योंकि प्रिजर्वेटिव एक चीज होती है, प्रिजर्वेटिव आपको समझना पड़ेगा, वो इतना डेंजरस केमिकल होता है जो हमारे बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती तो एलडीएल डीएलडीएल बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि बीपी की समस्या, हर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ गया। राकेश टिकैत को क्या हो गया जी? बीपी बढ़ गया। क्यों हो गया? रिफाइंड का खाना खा रहे हैं, रिफाइंड का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो प्रिजर्वेटिव इतने आ रहे हैं आटे में, है ना। आटा को आपको मैं एक चीज बताता हूँ, भारतवर्ष में अगर आप आटा कोई किसी से पूछना, उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 10 से 15 दिन है। लेकिन आशीर्वाद का आटा 1 साल तक भी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव इतनी हाई मात्रा में डाला जाता है कि उसमें कुछ पनप ही नहीं पाता। और वो प्रिजर्वेटिव आपकी बॉडी में जब जब जाता है तो वो आपकी क्या हालत खराब करता है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। वो बीपी बना देगा आपका, है ना। तो अगर आप चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं या चक्की से खरीद के खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डले होते, तो कम से कम आप बीपी से बच सकते हैं। इसीलिए जितने लोग बीपी के पेशेंट बन रहे हैं वो सारे पैकेट फूड से बन रहे हैं। तो मैं पैकेट फूड अवॉइड ही करता हूँ, बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को पैकेट फूड खाना कभी नसीब ना हो, ताकि मैं हॉस्पिटल से बचा रहूं। अगर मुझे बचना है तो हॉस्पिटल से बचना है। ये मेटेरियलिस्टिक बात है, लेकिन स्पिरिचुअल एक अलग है। भगवत गीता में कुछ और कहा गया है ना, उसमें आत्मा का कंसेप्ट है जो कि सच है। तो मतलब मेटेरियलिस्टिक में मैं इसको अवॉइड करता हूँ, पैकेट फूड को। मैं चाहता हूँ कि फूड खा लूँ, फ्रूट खा लूँ, है ना। वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फ्रूट में भी ठीक है, हाइब्रिड आ गया है, जीएमओ आ गया है, नेचुरल आ गया। लेकिन मैं नेचुरल इसीलिए आइडेंटिफाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो सबसे सस्ता होगा मार्केट में, जो सबसे सस्ता है वो नेचुरल है ना। और जो महंगा है वो हाइब्रिड है। इसीलिए सस्ती चीजों को खरीद के खा लेता हूँ, तो उससे ऐसे काम चलता है। बात सही है। मतलब बीपी के केसेस तो मैंने बहुत सारे देख लिए, और आटे का कनेक्शन इससे डायरेक्टली मिल जाता है। जी। तो दीपक जी, हम लोग बस अभी शो के अंत में आ चुके हैं। आप जी। के लिए, आप सबके लिए, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अगर कोई साइंटिस्ट है, आईआईटी में पढ़ा हुआ है, आईआईएम में पढ़ा हुआ है, मल्टी मिलियनर बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है, पूरे देश में क्रांति करना चाहता है, अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उसे भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए।
क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो एक मेटेरियलिस्टिक बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड का मतलब कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मल्टीमिलियनर कुछ बनना चाहता है तो उसपे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी आवश्यक है। और अगर किसी व्यक्ति की मटेरियल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो स्पिरिचुअल को भी समझ सकता है ना। और कोई व्यक्ति मटेरियल में बहुत बड़ा नहीं कर सकता, मल्टी मिलियनर नहीं बन सकता जब तक उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग सही ना हो। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति ब्रेन को कैसे समझता है, इमोशंस को कैसे समझता है ना। क्योंकि जितनी भी फेसबुक की, ट्विटर की जो भी पॉलिसी होती है ना, वो पर्दे के पीछे काम करती है, वो ब्रेन पे काम करते हैं डायरेक्टली, उसकी साइकोलॉजी पे काम करते हैं, उसके थॉट्स पे काम करते हैं, बिहेवियर पे काम करते हैं, उसको पूरा ट्रैक करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉगरिथम जो होती है वो ऐसे काम करती है। तो इन सब चीजों को, इतनी गहरी गहरी चीजों को वो कैसे समझ सकता है। जब कोई व्यक्ति फेसबुक में जब कोई जॉब ज्वाइन करता है तो उनका जो इंटरव्यू होता है वो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। वो ऐसे प्रश्न नहीं करते, वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, और जो उनका उत्तर साइकोलॉजिकल तरीके से दे देता है, इसका मतलब उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सात्विक अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसको वो कह देते हैं जी आ जाइए, आप 1 करोड़ का पैकेज है। तो जितने भी लोगों को करोड़ों के पैकेज मिलते हैं तो इसका मतलब ये है, या मतलब कॉर्पोरेट में अच्छा कर रहे हैं या मेंटल वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए। किसी के पास नहीं, मुझसे मंगा सकता है, और मुझसे नहीं मंगा सकता, अमेजोन से मंगा सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस्कॉन है। इस्कॉन ने भगवत गीता को इतना बांटा है कि पूरे विश्व में 7वें नंबर की एक ऐसी बुक है, भगवत गीता 7वें नंबर की एक ऐसी पुस्तक बन गई है जिसको सबसे ज्यादा लोग बाग पढ़ चुके हैं। तो एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व में 7वें नंबर पे रैंक करना भगवत गीता का। और उससे बहुत सारे लोगों के जिंदगी में परिवर्तन भी आया है। और मुझे लगता है कोई ये सोच रहा है नहीं कि भाई मैं कंपनी अच्छी चला लूं, मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, हो ही नहीं सकता। आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेडिटेशन के बिना कोई व्यक्ति मल्टी मिलियनर नहीं बन सकता। इसीलिए कोई व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट है, कोई फिलोसफर है, कोई अच्छा लेखक है, कोई अच्छा राइटर है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई अच्छा स्पीकर बनना चाह रहा है, वो तब तक नहीं कर सकता, तब तक वो किसी के आइडिया को नहीं समझ सकता या नहीं बोल सकता, तब तक उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की अगर किसी व्यक्ति को करनी है तो भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता को अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करें। यही मेरा लास्ट मैसेज है। डेफिनेटली सब लोगों को एक बार तो पढ़नी चाहिए, और जी उसके थ्रू एज वेल एज मेडिटेशन के थ्रू आपकी मेंटल थॉट क्लैरिटी इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपको भले ही जैसे आपने बोला कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, फार्मिंग करनी है, या कोई भी फील्ड में जाना है, तो आप श्योर आपको जो भी अचीव करना है आप वो कर पाओगे। हाँ, दूसरी चीज, एक चीज जो बोलना चाहूंगा, एक व्यक्ति 100 करोड़ के कर्जों में डूब जाए, 1 करोड़ के कर्जे में डूब जाए, जिस व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ रखी है वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। चाहे उसके साथ कितना बड़ा हजार्ड हो जाए, कितना ही हजार्ड हो जाए, किसी तरह की कितनी बड़ी समस्या हो जाए उसके साथ, है ना, लेकिन वो व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, अगर इस विश्व में कोई सभी व्यक्तियों को सुसाइड से बचाना चाहता है तो एक बार उसको भगवत गीता पढ़ा दीजिए। मतलब कैसे भी करेगा, कुछ भी कर लेगा, मैनेजमेंट मतलब कुछ भी कर लेगा, लेकिन भगवत गीता पढ़ रखी है तो मैनेज कर लेगा किसी भी बड़े से बड़े हजर्ट्स को। मतलब आजकल तो लोग बाग ब्रेकअप, कोई मोबाइल से कुछ देख रहा है, उसका मोबाइल छीन लिया तो सुसाइड कर लिया, मार दिया, मर गए। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज है, तो उस तरह की छोटी चीजों में तो कभी नहीं फंसेगा वो, है ना। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी करते हैं, कभी करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, सोचते भाई क्या करे, सुसाइड ही कर ले। बड़े आईएएस आईपीएस कर लेते सुसाइड। तो जिसने भगवत गीता पढ़ रखी है तो वो तो ये सोच रहे कि भाई मैं तो जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ ली। या कोई व्यक्ति चाहता है, कोई इंस्टीट्यूशन चाहता है कि भाई हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है और कभी ऐसा, और वो उसको खोना भी नहीं चाहता, तो उसे भगवत गीता पढ़ा दीजिए, कम से कम वो इस तरह की गलत हरकत तो कभी नहीं करेगा। सही बात है। किसने कहा था मुझे कि आदमी आदतों का गुलाम है, और अगर हम भगवत गीता पढ़े, मेडिटेशन करे, तो फिर हम इन चीजों से तो एटलीस्ट बच जाएंगे। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें जिससे आदमी परेशान हो जाता है, एटलीस्ट वो उसको परेशान नहीं करेगी। जी थैंक यू दीपक जी। इसी बात पे हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको अगर लोग ढूंढना चाहिए इंटरनेट पे तो कहाँ ढूंढ सकते हैं?
मतलब मेरा तो नंबर ही ले सकता है, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ से संन्यास ले रहा हूँ कुछ ही समय के बाद। मार्च के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे जितने भी बैंक अकाउंट, फेसबुक, मीडिया, वो सब मैं इसको खत्म कर दूं। एक लोगों का नंबर रहेगा कांटेक्ट करने के लिए, जिससे फोन कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं कॉर्पोरेट स्लेव तो मैंने छोड़ दिया। अब जो हम जो डिजिटल स्लेव बनते जा रहे हैं, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वजह से कोई डिजिटल स्लेव बने, उसको कोई बुरी आदत पड़े। तो इसीलिए व्यक्ति मुझे कॉल कर ले, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे, तो ये एक अच्छा माध्यम रहेगा। और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि संन्यास लेने के बाद मैं ये भी छोड़ दूं। हम एक स्थान बनाएंगे, एक आश्रम बनाएंगे, वहां पे व्यक्ति आके मिल सकता है। सारी चीजों को हम धीरे धीरे खत्म करने के तरफ हूँ, मैं फिनिश करना चाहता हूँ। और मिनिमलिस्टिक लाइफ जीना चाहता हूँ, बिल्कुल मड हाउस में, मिट्टी का घर, एक अपनी गौ माता है, फार्मिंग हो रही है, इस तरह के लाइफ जीना चाहता हूँ। किसी को आना है, फोन किया, भाई साहब आश्रम पे आ जाइए, बस। बहुत अच्छी बात है। वो है कि आजकल सारे लोग डिजिटल स्लेव्स बन चुके हैं। और आपने जो मूवी बोली थी सोशल डिलेमा, वो भी लोगों को देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए। थैंक यू दीपक जी, आप टाइम दिए, आपने इतने सारा ज्ञान दिया नेचुरल फार्मिंग के बारे में। हम जो भी नंबर्स है वो डेफिनेटली एपिसोड के शो नोट्स में डालेंगे, ताकि जिनको भी कांटेक्ट करना हो या जिन्हें भी नेचुरल फार्मिंग से जो फूड बना है वो अगर खाना हो तो वो कांटेक्ट कर पाए। ओके, चलो, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। और मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करें।